हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में और फर्दर क्वेश्चन करेंगे पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चंस करे और उससे पिछली क्लास के अंदर भी क्वेश्चन करे। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअली खत्म हो चुका था कॉस्ट शीट। क्वेश्चन क्वेश्चन बच गए हैं। 34 क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने 3 क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। आज की क्लास में जो क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ वो 22 से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो मतलब आज की क्लास में 22 से पहले जितने पेंडिंग रह गए वो सब कर लेंगे। जैसे 19 हो गया था, 20 बच गया था। तो हमारे जो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है वो 20 करना है, क्वेश्चन 22 करना है, 21 करना है और एक 16 करना है। मतलब आज की क्लास में हमें 4 क्वेश्चन करना है, 20, 22, 21 और 16। चलिए तो पहले देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है द फ्लोइंग आर द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयर 2017 ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने कुछ कॉस्ट रिकॉर्ड की डिटेल दे रखी है। कहता है प्रोडक्शन करते हैं 10,000 यूनिट का। हमने 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करा, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ टोटल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है 2 लाख रुपए, लेबर की कॉस्ट आती है 1,20,000 रुपए, फैक्ट्री की कॉस्ट आती है, फैक्ट्री ओवरहेड 80,000 रुपए, ऑफिस ओवरहेड आता है 40,000, सेलिंग एक्सपेंस आता है 10,000 और प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। क्या आप इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? हाँ, अगर 25% सेलिंग प्राइस में है तो कॉस्ट प्राइस पे निकालना आपको मैंने सिखाया था। द मैन्युफैक्चरर डिसाइड टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट। कहता है 10,000 यूनिट पे इतना खर्चा हो जाता है। यहां से लेकर यहां तक का जो खर्चा है वो 10,000 यूनिट पर है कि अगर मैं 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करूं, अगर मैं 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करूं तो मेरे पे इतना खर्चा हो जाएगा। अब कंपनी क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कह रहा है, डिसाइड करा उसने, द मैन्युफैक्चर डिसाइड टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट। कहता है अगर मैं 15,000 यूनिट बनाऊं, 15,000 यूनिट बनाऊं 2017 में, इट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज 20% ऑफ द लेबर कॉस्ट, 20%। अच्छा सॉरी, वो कह रहा है कि जो अगर मैन्युफैक्चर ने डिसाइड करा कि अगर वो 10,000 की जगह 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो जो ऊपर कॉस्ट दे रखी है उससे बढ़ती चली जाएगी कॉस्ट। तो अगर 2 लाख का रॉ मटेरियल है तो 20% बढ़ जाएगी 15,000 यूनिट पर। मतलब 10,000 यूनिट पर कितने का रॉ मटेरियल है? 2 लाख का। तो 15,000 यूनिट पर कितने का रॉ मटेरियल आएगा? 20% बढ़ जाएगा, ऐसा कह रहा है। लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, लेबर कॉस्ट 10% से बढ़ेगी। 50% ऑफ ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड। कह रहा है ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स 50% एंड अदर आर 50% आर वेरिएबल। जो कह रहा है ऊपर जो ओवरहेड चार्जेस है वो 50% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी रिड्यूस बाय 20%। और सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस जाएगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो सेलिंग प्राइस भी ऊपर से रिड्यूस हो जाएगा नीचे। मतलब ऊपर जितना सेलिंग प्राइस था उससे 20% और कम हो जाएगा। द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, और प्रॉफिट सेम रहना चाहिए। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर ऑफ 27 एंड शोइंग द टोटल प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कह रहा है कॉस्ट शीट बना कर देगा 2017 की, और आपको कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट निकाल के दिखाना और सेलिंग प्राइस एक यूनिट का कितना होगा वो भी निकाल के दिखाइए। तो मुझे 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन करना होगा 10,000 यूनिट पर और दूसरा क्वेश्चन करना होगा 15,000 यूनिट पर। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर 2017, 10,000 यूनिट ऑफ आउटपुट। 10,000 यूनिट पे बना रहा हूं, तो अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊं तो सेल प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा वो निकाल लेते हैं पहले। फिर जो 15,000 की बात हुई थी उस पर निकाल लेंगे अलग से। ये है अमाउंट, ये है पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। एक कॉलम और बना लेता हूँ कॉस्ट पर यूनिट का, साथ साथ एक यूनिट की कॉस्ट भी निकालते चलूंगा। इसको बोल देते हैं कॉस्ट पर यूनिट। देखिए सबसे पहले मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले क्या बनेगा? डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा मुझे बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितने का है? डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 2 लाख रुपए। अभी मैं 10,000 यूनिट पे कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, फिर बनाऊंगा 15,000 यूनिट पर, फिर उसका चेंज दिखाऊंगा आपको मैं। तो 10,000 यूनिट पे, जो 10,000 यूनिट पे जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो 2 लाख का लगता है। अगर डायरेक्ट मटेरियल 10,000 यूनिट पे 2 लाख का है तो एक पे कितना होगा? तो 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 कर देंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट।
यह आ जाएगा 20 रुपये पर यूनिट। ठीक है जी, कॉस्ट पर यूनिट भी निकल गई कि 1 यूनिट पे 20 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर लगती है 1,20,000 रुपए की। डायरेक्ट लेबर लगते हैं 1,20,000 रुपए के। तो अगर 1,20,000 10,000 यूनिट पे लग रहे हैं तो 1 यूनिट पे कितना सर 12 रुपए। 1,20,000 को 10,000 से डिवाइड कर दो पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं होता तो प्राइम कॉस्ट आ जाए। तो दोस्त क्या आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। दो और ये 3,20,000। अगर 3,20,000 टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है तो उसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से तो 32 रुपए नहीं आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ को 32 ही आएगा, या इसको 10,000 से डिवाइड कर लो। इसमें क्या ऐड करते हैं बताइए जरा, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं दोस्त, फैक्ट्री ओवरहेड। तो मुझे बताइए फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने पे अगर 1 यूनिट पे इतना तो 10,000 यूनिट पे 80,000 तो 1 यूनिट पे 8 रुपए हो जाएगा। ऐड करने के बाद क्या आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं दे रखा तो यही क्या बन जाएगी, सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट लिख दोगे तो समझ जाएगा ये नेट ही है फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो इसको दे देंगे तो 3,28,000 आ जाएगा। पर यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32 पॉइंट नहीं 32 + 8 40 आ जाएगा। नहीं ये 4 लाख आएगा ना, ये कितना आ जाएगा सर 4 लाख। और यहाँ आ जाएगा 40 पर यूनिट। अगर बोले फैक्ट्री कॉस्ट तक कितनी लगती है पर यूनिट तो आप कहना 40 रुपये पर यूनिट लगती है फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दे रखा है 40,000 का तो 40,000 और ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा सर 4 रुपये पर यूनिट। टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 रुपये पर यूनिट। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बन जाएगा ये। क्यों दोस्त, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों बनेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पहले प्रोडक्शन आती है फिर इसमें ऐड करते ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, दोनों नील है तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,40,000 रुपये। इसके बाद ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो कि आपको 10,000 दे रखा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवरहेड लिखो जो कितना दे रखा है 10,000। अगर 10,000 यूनिट पे 10,000 लगता है तो 1 यूनिट पे 1 रुपये लगेगा तो यहां पर आ जाएगा टोटल 45। ये तो मैं बस ऐसे ही निकाल रहा हूँ, ये बोला नहीं है निकालने को, ये तो बस ऐसे निकाल रहा हूँ। ठीक है कितना आ जाएगा 4,50,000। इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, क्या बोलते हैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड करते बताओ क्या प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा सर सेल आ जाएगी। और प्रॉफिट किसका है, मैंने आपको बताया बहुत सारे तरीके बताए थे। प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट सेल का है। सेल तो पता ही नहीं ना, जब सेल नहीं पता कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने कहा देखो प्रॉफिट सेल का परसेंटेज दे रखा है तो आप कॉस्ट का निकाल सकते हो। हाँ मैंने कहा बताइए कितना हो जाएगा, दे रखा है 25% ऑफ सेल। या तो मैं ऐसे बोल दूं या मैं बोल दूं 33.33% ऑफ कॉस्ट। स्टार लगा के नीचे बता देता हूं, डायरेक्ट मेथड भी बताया था मैंने कहा था बताओ कॉस्ट जो प्रॉफिट निकलेगा वो किसका निकलेगा 25% ऑफ सेल का निकलेगा। ठीक है अभी सेल का दे रखा है, अगर सेल से कॉस्ट में जाना हो तो डिनोमिनेटर में एक माइनस करते हैं, ये भी बताया था ना एक ट्रिक। बाकी बहुत सारे तरीके हैं आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा बताओ ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय सेल। तो अगर सेल से कॉस्ट में जाना हो तो एक डिनोमिनेटर में माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट आ जाएगा। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में लाना हो तो क्या हो जाएगा 33.33% ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हमें सेल से कॉस्ट में जाना होता है डिनोमिनेटर में एक माइनस करते हैं और कॉस्ट से सेल में जाना होता है तो डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं। अभी सेल से कॉस्ट में जाना था, या आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई लास्ट बार बता रहा हूं उसके बाद नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बार बता दिया, एक बार पहले बता दिया एक बार अब बता दिया। देखो कॉस्ट इज इक्वल टू आपको दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है, कॉस्ट और प्रॉफिट मिलाकर क्या आता है सेल आती है ना। अब प्रॉफिट किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज किसका दे रखा है सेल का, इसको मानोगे 100 और 100 का 25% कितना होगा 25। तो अगर ये 100 लाना है और ये 25 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 75।
इसका मतलब क्या है कि जो मुझे कॉस्ट दे रही है 450 वो 75 के बराबर है, तो 450 को 75 से डिवाइड करूंगा और 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये परसेंटेज लगा लो आप। देखो दोनों से करके देखते हैं। मैंने कहा ये 4,50,000 जो है ना ये 75 के बराबर है, तो मैंने कहा 4,50,000 डिवाइड बाई 75 तो 1 के बराबर आ गया। और अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 के बराबर आ जाएगा, जो कि है प्रॉफिट। ये आ गया सर 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। और अगर आप इस 4,50,000 को 75 से डिवाइड करोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 के बराबर आ जाएगा। तो 4,50,000 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा सर 6 लाख रुपए। और अगर आप 33.33% कॉस्ट का निकालते हो, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 33.33 मत लिखना, पॉइंट के बाद एंड तक 3 ले जाओ कैलकुलेटर तक, तभी एक्यूरेट आंसर आएगा, और परसेंटेज दबा देना। तो आ गया 1.5 लाख, 1,49,999.9999, तो आ गया 1.5 लाख रुपए। और अगर आप 25% सेल का निकालोगे तो लिखना 6 लाख का 25%, तो आ गया सर 1,50,000 रुपए। समझ में आ गया? पर यूनिट निकाल सकते हो? हाँ। पर यूनिट कैसे निकालेंगे भाई? 1.5 लाख रुपए की प्रॉफिट हुआ 10,000 यूनिट को बेचने पे, तो एक यूनिट को कितना आया? 15 रुपए। और 60,000 6 लाख डिवाइड बाय 10,000 कर देंगे तो कितना है? 60 रुपए। तो सेल पर यूनिट आपके पास आ गई, ये भी आ गया। देखो ये हो गया खत्म। अगर कंपनी 10,000 यूनिट बनाकर बेचती है तो इस तरीके से आपके पास निकलेगा। पर अगर कंपनी 10,000 की जगह 15,000 बनाती है तो फिर सारा रॉ मटेरियल वगैरह सब बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा जरा देखेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, और आउटपुट कितना है जरा बताना? 15,000 यूनिट। आउटपुट जो दे रखा है वो कितना है? 15,000 यूनिट। अगर कंपनी 15,000 यूनिट के बेसिस पर कॉस्ट शीट बनाती है तो कैसे होगा दोस्तों? लो दोबारा 2 करके दिखाना था इसमें। कॉस्ट पर यूनिट भी निकल जाएगा यहां से। ये तो हो गया अमाउंट, तो हो गया कॉस्ट पर यूनिट। ये हो गया दोस्त पर्टिकुलर। देखेंगे इसमें करने का तरीका कैसा होगा, कैसे हम 20% को बढ़ाएंगे। देखो जब भी आपको कभी बोले कि देखो डायरेक्ट मटेरियल 20% से बढ़ गया, कह रहा है अगर आप 15,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरर अगर डिसाइड करता है कि 15,000 यूनिट बनाए, तो एस्टिमेट करा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा वो 20% से बढ़ जाएगा। अब ये 20% किस पे लगाएंगे? अमाउंट में या पर यूनिट पर? सर जब भी आपको लगाना होता है वो पर यूनिट पर लगाना होता है, अमाउंट पे नहीं लगाओगे आप। कैसे? देखो ऐसे डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट पे भी लगा सकते हैं, पर अमाउंट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, दोनों तरीके समझाता हूं। अगर आप अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, वर्किंग नोट में समझा दूं, इधर आई देखिए। अगर देखो अभी मेरे को क्या दे रखा है, 10,000 यूनिट पर कितने रुपए की कॉस्ट आती है? 2 लाख रुपए की डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी कॉस्ट आती है? 2 लाख रुपए। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो कितनी कॉस्ट आएगी? 2 लाख रुपए की। अच्छा, तो अगर आप 15,000 यूनिट बनाओगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, ये पता लगा सकते हो? हाँ सर लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप ऐसे करके। या अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कहना कि भाई 2 लाख रुपए खर्च हुए 10,000 यूनिट को बनाने में, तो ऐसे करने से एक यूनिट का कॉस्ट आ गई, जो कि आए 20 रुपए पर यूनिट। आई नहीं आई? अगर 2 लाख रुपए खर्च हुए 10,000 यूनिट को बनाने में, तो 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15,000 यूनिट को बनाने से कितना खर्च हुआ? तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 15,000, ये आ गया 3 लाख रुपए। तो अभी तो ये करा है कि अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो 10,000 यूनिट पे 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। और अगर मैं 15,000 यूनिट बनाऊं तो आपको इस तरीके से चेंजमेंट करना होगा कि 2 लाख रुपए खर्च हुए 10,000 रुपए, तो 15,000 रुपए 3 लाख खर्च होंगे। ये है, पर 20% और बढ़ गया था, और लिखकर बताया सर, कहा कि भाई 20% बड़ा है। अगर ये नहीं बोलता तो मैं ये मानता कि अगर 10,000 पे 2 लाख खर्च हुए, 10,000 यूनिट बनाने में 2 लाख, तो 15,000 यूनिट पे 3 लाख। कैसे निकाला? 2 लाख डिवाइड बाई 10,000, एक यूनिट का आ गया, मल्टीप्लाई 15,000 से करा, 15,000 यूनिट का आ गया। तो पर उसने कहा कि देखो ये तो 15,000 में जब कन्वर्ट कर दो तो ठीक है, इसके बाद 20% और बड़ा है। वो 20% इसका नहीं, वो 20% दोस्तों इसका नहीं है, ये तो 10,000 यूनिट पे कॉस्ट आई है। पहले आप बताओ 15,000 यूनिट पे कितने है? 3 लाख।
अब 20% इसका और बढ़ गया है, तो 3 लाख में 20% और ऐड कर देंगे, 3,60,000 हो जाएगा। ये है एक्चुअल कॉस्ट। तो एक ये तरीका है दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले बताइए पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो मैंने कहा सर डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 20 रुपए पर यूनिट। पहले कितनी थी? 20 रुपए। मैं हमेशा ऐसे करवाता हूं स्टूडेंट को, इससे सिंपल लगता है। पहले डायरेक्ट मटेरियल कितने का था? 20 रुपए पर यूनिट। तो मैंने कहा ठीक है 20 रुपए पर यूनिट है ना। अच्छा, मैंने कहा देखो डायरेक्ट मटेरियल था 20 रुपए पर यूनिट, इसमें ऐड कर दो 20%। क्यों? पहले एक यूनिट 20 रुपए की आती थी, अब वो यूनिट का पर यूनिट प्राइस बढ़ गया। तो ये जो आपको दे रखा है 20%, ये इंक्रीज हुआ है पर यूनिट प्राइस। अगर आप अमाउंट में करना चाहते हैं तो अमाउंट के लिए मैंने आपको बताया, पहले आप 10,000 यूनिट पे 2 लाख खर्च हुआ था, तो पहले ये निकालो 15,000 पे कितना खर्च हुआ है? 3 लाख। अब 20% और बढ़ा है, ये तो 3 लाख पे 15,000 यूनिट पे तो 3 लाख खर्च होगा ही होगा, ऊपर के हिसाब से 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। वो कह रहा है कि जो एक यूनिट जो बनाई है रॉ मटेरियल की, एक यूनिट जो 20 रुपए लगती है कॉस्ट, उसमें 20% बढ़ गया। किसमें लग गया? उसमें। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर गलती कर देते हैं, ये 2 लाख का 20% बढ़ा देते हैं। दोस्त 2 लाख का नहीं, 5,000 यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ेगी ना कि घटेगी। अगर आप ये 2 लाख का 20% निकाल दोगे ना, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट घट जाएगी। सर आप खुद ही समझदार है, आप करिए, मैं आपको सिखाता हूं, लॉजिक को समझिए कि क्यों मैं ऐसा नहीं कर रहा। इस 2 लाख का 20% ऐड करिए 2 लाख में, तो 2 लाख में जब 20% ऐड करोगे 2,40,000 आएगा। और आप कितनी बना रहे हो? 15,000 यूनिट। तो 15,000 यूनिट बनाएंगे तो कितना आएगी? 16 रुपए आएगी। तो देख रहे हो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? घट गई। तो अगर मैं रॉ मटेरियल, अगर मैं यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी? नहीं होगी दोस्त। कॉस्ट कैसे कम होगी? उतने की लगेगी और बढ़ जाएगी। आइए, तो करना कैसे है? करना ऐसा है, यूनिट के हिसाब से भी कर सकते हैं, अमाउंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। दोनों बता दिया, दोनों बता देते हैं। देखो 20 पर यूनिट है, 20% बढ़ गया, इसमें 20%। तो कैलकुलेटर में लिखो पहले 20, फिर ऐड करो। पहले लिखो 20, फिर ऐड करो, फिर 20% दबा दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा 24 रुपए। तो ये जो आया 24 रुपए आया पर यूनिट। मतलब अब क्या हुआ कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो अब एक यूनिट 20 का नहीं 24 रुपए का मिलेगा। और मैंने कितनी यूनिट बनानी है? 15,000 यूनिट। तो मुझे बताओ 24 इंटू 15,000 आ गया 3,60,000 रुपए, जो मैंने अभी निकाला। समझ में आया? इसको अब इस तरीके से भी कर सकते थे कि भैया देखो 2 लाख रुपए खर्च हुए 10,000 यूनिट को बनाने में, तो पहले बताओ 15,000 यूनिट पर कितना खर्चा होगा? तो हमने कहा 3 लाख रुपए। 3 लाख खर्च होगा, प्लस 20% कॉस्ट और बढ़ गई है पहले से। पहले जो कॉस्ट थी उससे 20% और बढ़ गई। अगर ये नहीं बोलता ना कि पहले जो कॉस्ट थी 20% बढ़ गई, पहले से 20% और कॉस्ट बढ़ गया, ऐसे नहीं बोलता, तो मैं सिर्फ 3 लाख लिख देता कि अगर 10,000 पे 2 लाख तो 15,000 पे 3 लाख खर्चा आता, तो अभी 360 आ जाएगा। तरीका एक जैसे ही है, ठीक है सर। पर यहाँ यूनिट के हिसाब से ऐड करा है और यहाँ पर कॉस्ट के हिसाब से करा है। पर यूनिट कॉस्ट देखो अब 3,60,000 प्लस माइनस डिवाइड बाई 15,000, तो 24 रुपए की एक यूनिट पड़ेगी। अब कितने की पड़ेगी? 24 रुपए, क्योंकि 20% बढ़ गई थी ना यूनिट। पहले 20 रुपए की आती थी, अब क्या हुआ? 20% कॉस्ट बढ़ गई है। क्या हुआ? 20% कॉस्ट बढ़ गई, तो 24 रुपए पर यूनिट हो गया। ठीक है दोस्त, डायरेक्ट लेबर को थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अब। डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है द लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज 10%। से लेबर कॉस्ट बढ़ गई, तो लेबर कॉस्ट 10% बढ़ गई, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना था? जरा देखिए ऊपर, एक यूनिट की लेबर कॉस्ट आ रही है 12 रुपए। एक यूनिट की लेबर कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए। तो 12 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट है। इसमें ऐड कर देंगे 10%, पहले तो बढ़ाओ कॉस्ट, तो 12 प्लस 10% आ जाएगा 13.2। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 13.2। और अगर मैं इसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैं टोटल यूनिट कितनी बना रहा हूं? 15,000 रुपए, तो इस केस के अंदर मेरा टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। यूनिट आ गई ना पर यूनिट। अरे एक यूनिट की कॉस्ट इतनी आ रही है लेबर की, तो कितनी यूनिट बना रहे हो? 13.2 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो 1,98,000। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ऐसा सो कर सकते हो, या 10-12 पर 10% करके यहां लिख दो और मल्टीप्लाई 15,000, क्योंकि मैं यूनिट 15,000 बना रहा हूं। अगर एक यूनिट पे इतनी कॉस्ट बढ़ गई तो 15,000 रुपए इतनी और हो जाएगी। यहां कर देंगे टोटल और निकाल देंगे प्राइम कॉस्ट। 3,60,000 प्लस 1,98,000, यह आ जाएगा 5,58,000। यहां जोड़ देंगे 13.2 प्लस 24, यह आ जाएगा 37.2। तो 5,58,000 और 37.2 आ गया आपके पास। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करेंगे दोस्त? फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे,
वो कह रहा है कि देखो जो पहले फैक्ट्री ओवर था ना 80,000 का, इसके दो भाग कर लो, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। 50% ऑफ ओवरहेड चार्जेस, जो जितने भी ओवरहेड चार्जेस, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड है, चाहे वो सेलिंग है, चाहे वो ऑफिस ओवरहेड, जितने भी ओवरहेड चार्जेस 50% आप फिक्स्ड मानो और 50% वेरिएबल मानो। आपको पता है यूनिट बढ़ाने से कभी फिक्स्ड नहीं बढ़ती, पर यूनिट के बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट जरूर बढ़ती है। तो पहले मैं इसके दो हिस्से कर लेता हूं। मुझे बताओ फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 80,000 रुपए। तो 80,000 के पहले दो हिस्से कर लेता हूं। मैंने कहा एक है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और एक है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने कहा भाई 80,000 का 50% निकाल लो पहले तो आप। तो 80,000 का जब 50% निकालोगे तो 40,000 रुपए फिक्स कॉस्ट आएगी। अब ये जो 40,000 फिक्स कॉस्ट आई है, क्या यूनिट बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। आप यूनिट घटा लो या बढ़ा लो, ये नहीं बढ़ेगी। पर जो वेरिएबल है 50%, बाकी 50% जो वेरिएबल है 80,000 का 50%, ये जो वेरिएबल है जो आएगा 40,000। अब ये जो 40,000 आई कॉस्ट, ये 10,000 रुपए है, 10,000 यूनिट की है ना ये। तो मुझे बताओ 80,000 की जो कॉस्ट आई थी वो 10,000 यूनिट पर आई थी ना दोस्त। आप ऐसा मत करना कि अगर 80,000 रुपए की कॉस्ट आई 10,000 रुपए तो 15 में कितना। क्यों ऐसा करने से गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा फिक्स, उसको अलग कर दो, जो बचा 40 उसके हिसाब से करेंगे। तो मैंने कहा देखिए सर ऐसा है कि 80,000 था मेरे पे टोटल कॉस्ट 10,000 यूनिट पर, तो उसमें बोला गया कि उसके अंदर 50% फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल है। तो यूनिट अगर मैं बढ़ाता हूं तो वेरिएबल बढ़ता है, फिक्स्ड नहीं बढ़ता। तो मैंने इसके अलग कर दिया 50%, तो 40। ये 40,000 भी जो कॉस्ट खर्च हुई 10,000 रुपए है, और 15,000 में भी कितनी होगी? 40 है, क्योंकि फिक्स्ड है। अब जब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, तो 40,000 रुपए की जो कॉस्ट खर्च हुई है, तो 88,000 का 50% निकालेंगे तो 40,000 आएगा। ये वेरिएबल था 10,000 यूनिट पर। अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो 40,000 फिक्स्ड है, उसमें 40,000 वेरिएबल है। और अगर मैं 15,000 बनाऊंगा तो जो 10,000 पे फिक्स्ड थी वो तो फिक्स्ड रहेगी 15 पे, पर जो 40,000 पे, जो 10,000 पे वेरिएबल थी 40 से 40,000, 10,000 यूनिट पे जो 40,000 वेरिएबल कॉस्ट थी वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो ये वेरिएबल है 10,000 यूनिट पर, तो अगर ये 10,000 यूनिट पे है तो 15,000 पे कितना? समझ में आया? तो 40,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 15,000, ये आ जाए 60,000 रुपए, और टोटल आएगा सर 1,00,000 रुपए। और 1,00,000 को डिवाइड कर देंगे 15 से तो पर यूनिट, 1,00,000 को डिवाइड करेंगे 15,000 से तो पर यूनिट का आगे 6.67। दोबारा देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा दोस्तों फैक्ट्री जो कॉस्ट मुझे दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है सर 80,000 रुपए, और कितनी यूनिट पर? 10,000 यूनिट पर। अगर ये सारा का सारा वेरिएबल होता फिर तो मेरी बात ही खत्म हो गई थी। 80,000 अगर ये पूरा पूरा वेरिएबल होता तो मैं कहता 80,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 15,000, तो डायरेक्ट 15,000 के हिसाब से निकल जाता। अगर 10,000 यूनिट बनाने पे 80,000 खर्च हुआ तो 15,000 यूनिट बनाने में कितना खर्च होता, ये निकल जाता डायरेक्ट। पर ये डायरेक्ट तब निकालते जब ये पूरा का पूरा 80,000 वेरिएबल होता। अब दोस्तों इसने कहा कि देखो इसके दो भाग कर दो, 40,000 अलग कर दो 50% और 50% अलग कर दो। जो पहले 50,000 है ये है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर 10,000 यूनिट बनाऊंगा तब भी 40,000 लगेगा, 15 बनाऊंगा तब भी 40 लगेगा। तो यूनिट के बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, इसके तो इतना ही रहेगा, चाहे 10 बना लो चाहे 15 बना लो। बट जब वेरिएबल आती है तो इसको चेंज करूंगा कि ये जो 10,000 रुपए की कॉस्ट है, 10,000 यूनिट पे 40,000 रुपए, तो मुझे बताओ अगर 10,000 यूनिट बनाने पे 40,000 का खर्चा आता है तो 15,000 यूनिट बनाने पे कितना? तो पहले 40,000 को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, और मल्टीप्लाई 15 करूंगा तो 15,000 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर, इस तरीके से बाइफरकेट किया जाएगा। समझ में आया ना कि जो 10,000 यूनिट बनाने पे 80,000 रुपए खर्च हुए, इसके दो भाग करे गए, फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल तो यूनिट बढ़ाने से बढ़ेगा, तो मैंने बढ़ाया भी 10,000 पे, अगर 40,000 वेरिएबल है तो 15 पे कितना होगा, पर फिक्स्ड नहीं बढ़ेगा, तो इतना ही रहेगा। और सम में करना है ऐसा। इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा दोस्त? इसको ऐड करने के बाद 6,58,000 ये आ गया, 37.2 प्लस 66.67 ये आ गया 43.87। इसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? को फैक्ट्री कॉस्ट। यही तो समझना है। अब यूनिट के हिसाब से आपको, यूनिट बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, यूनिट के हिसाब से आपको कॉस्ट भी बढ़ानी होगी। अब करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट इन द सेंस कि देखिए
इसके भी दो हिस्से होंगे। कह रहा है जितने ओवरहेड के दो हिस्से कर दो। मैंने कहा एक होता है फिक्स्ड अलग, एक होता है वेरिएबल अलग। मैंने कहा देखो फिक्स तो चाहे ऊपर है चाहे नीचे सेम ही रहेगा। पहले चेक करो ऊपर फिर ओवरहेड कितना आया था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यह था 40,000। इसके दो हिस्से करेंगे, 40,000 के दो हिस्से, एक तो ये हो जाएगा 20,000, 40,000 का हाफ कर दूंगा तो आ जाएगा सर 20,000। ये तो फिर ये तो यूनिट बढ़ाओ घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। पर जो अगला 20,000 है, 40,000 के दो से करूंगा ना, एक 20,000 तो फिक्स हो गया, एक वेरिएबल हो गया। पर ये जो वेरिएबल है 20,000 पे 10,000 यूनिट पे था तो 15 पे कितना, बस ऐसे ही निकालना है कि अगर 10,000 यूनिट पे 20,000 रुपए खर्च हुआ, 10,000 यूनिट बनाने पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का 20,000 पे खर्च हुआ वेरिएबल में, तो 15 में कितना, क्योंकि फिक्स तो चेंज होता ही नहीं। तो कितना आ जाएगा सर, 20,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ये आ जाएगा 30,000। ऐसे आपको कैलकुलेट करना होगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप के कराने वाला हूं। ये आ गया 50,000, 50,000 डिवाइड बाई 15,000 कर देंगे तो 3.33 आ जाएगा। जोड़ देंगे, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो। सोल्ड ही बोल देते क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर उसके बाद दोनों नील है, फिनिश गुड ओपनिंग क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 43.87 प्लस 3.33 यह जाएगा 47.2 और 6,58,000 प्लस 50,000 यह जाएगा 7,08,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेलिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस। क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर इसको ओवरहेड नहीं कहा गया था, क्वेश्चन में इसको ओवरहेड नहीं कहा गया था। मैं दिखा देता हूं आपको, देखेंगे सामने तो लिखा था, यहां पर अगर देखेंगे तो ये सेल लिखा था सेलिंग एक्सपेंस, वो पर हमने ओवरहेड ट्रीट कर लिया, उसको भी ठीक कर लो क्योंकि यहां बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस लिख दो सिर्फ, क्योंकि अगर आप ओवरहेड मानते हो ना, अगर आपने मैंने इसको गलती से ओवरहेड कर दिया, सही क्या, अगर मैं इसको ओवरहेड ट्रीट कर लूं तो इसका में भी वही वाला कंसेप्ट लगेगा, सारे ओवरहेड में 50 और 50% वेरिएबल वाला। पर क्योंकि ये ओवरहेड ट्रीट नहीं करा गया है, सेलिंग एक्सपेंस बोला गया है, इसलिए इसके लिए अलग से डिटेल दे रखी है। ये कहता है द सेलिंग एक्सपेंस जो होगा उसकी पर यूनिट हो गई रिड्यूस हो गई 20% से। सेलिंग एक्सपेंस जो भी है उसकी पर यूनिट जो थी, सेलिंग एक्सपेंस की पर यूनिट जो थी वो 20% से रिड्यूस हो गई जब आप 15,000 यूनिट बनाते हो तो। ओके, तो मैंने कहा देखो सेलिंग एक्सपेंस कितना है पर यूनिट, ये रहा दोस्त, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट अमाउंट में है 10,000 पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 1 रुपए। तो मुझे बताओ कि जो सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट है, ठीक है, पहली बात तो ये ओवरहेड नहीं कहा गया, ठीक है ना, अगर ये ओवरहेड होता तो उसके भी फिक्स्ड और वेरिएबल करता। तो एक्सपेंसेस बोला गया तो एक्सपेंसेस के लिए अलग से बताई गई और कहा कि जो सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट है ना, 1 रुपए पर यूनिट, ये 20% से रिड्यूस हो गई। तो या तो आप लिख दो मल्टीप्लाई बाय 80%, तो 20% रिड्यूस होने का मतलब क्या है, 100 था, 20 रिड्यूस हुआ तो 80 हो गया, या आप माइनस कर दो 20%, कुछ भी कर लो जो ऐसा सही लगे, या तो कह लो -20%, या कह दो 80%, क्योंकि अगर ये 1 रुपए से 20% माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो निकल कर आएगा वो 80% ही तो होगा। तो मैंने कहा 1 से 20% माइनस कर दो तो 0.8 आया। तो अब जो मेरी सेलिंग कॉस्ट आई वो 0.8 और 15,000 यूनिट बनाता हूं मैं, तो 15,000 यूनिट पे कितनी आएगी, अगर देखो दोस्तों, एक यूनिट बनाने पे 1 रुपए की सेलिंग एक्सपेंस आती थी पहले, अब वो रिड्यूस हो गई, अब सेलिंग एक्सपेंस कम हो गया। अब 1 रुपए की एक यूनिट बनाने को, एक यूनिट बेचने के लिए आपको 1 रुपए की कॉस्ट नहीं आएगी, 80% जो पहले था ना 1 रुपए उसमें 20% कम कर दो, मतलब 0.8 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो 15,000 यूनिट बेच रहा हूं, तो अगर 15,000 यूनिट बेच रहा हूं और एक यूनिट पे 0.8 की आएगी तो 15,000 में कितनी आएगी, 12,000 और डिवाइडेड बाय 15,000, ये कितना आ जाएगा 0.8। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सेलिंग एक्सपेंस पहले 1 रुपए पर यूनिट था, मतलब अगर मैं 10,000 यूनिट पहले बेचता तो मुझे हर एक यूनिट पे 1 रुपए की कॉस्ट लगती सेलिंग एक्सपेंस। उसने कहा सेलिंग एक्सपेंस हमारा रिड्यूस हो गया 20% से, तो अब एक यूनिट बेचने के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, अब 0.8 देना पड़ेगा। तो 1 रुपए में 20% माइनस कर दिया तो आया 0.8। तो मैंने कितनी यूनिट बेची, 15,000 यूनिट, तो 15,000 यूनिट पे कितना आ जाएगा 0.8 के हिसाब से 12,000 रुपए टोटल कर देंगे। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। अगर इसको आपने ओवरहेड गलती से मान लिया, जैसे मैंने ऊपर ऐसे मान लिया था, मैंने पढ़ाई नहीं आगे ध्यान दिया नहीं, तो अगर आपने ओवर मान लिया तो आप फिर गलती कर जाओगे फिक्स और वेरिएबल के, क्योंकि सारे ओवरहेड में फिक्स। तो ओवरहेड बुक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 2 ओवरहेड थे, एक ओवरहेड ये था और एक ओवरहेड ये था, तो इन दोनों में फिक्स्ड और वेरिएबल करना है 50-50। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, ये आ जाएगा 7,20,000 और 47.2.8 48 आ जाएगा। अब क्या रहा था, प्रॉफिट ऐड कर दो,
अब प्रॉफिट के बारे में क्या बोला था, प्रॉफिट, द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, और आ जाएगी सेल। द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, वही 33.33% हमने निकाल दिया ना, सीधा कॉस्ट का लिख दो। अब क्या लिखना प्रॉफिट का, प्रॉफिट क्या था पहले 25% सेल का, हमने कन्वर्ट नहीं कर दिया उसको 33.33% पे, तो जो रेट है वो सेम ऐसा लिखा हुआ है, द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम, इसका मतलब हुआ रेट मतलब परसेंटेज, जो परसेंटेज 10,000 यूनिट प्रोडक्शन पे थी प्रॉफिट की, वही परसेंटेज 15,000 यूनिट पे रहने वाली है, वो सेम है। तो 10,000 में कितनी थी, 25% सेल का, तो 33 पॉइंट कॉस्ट का, तो अभी भी 15,000 यूनिट जो बना रहे हो तब भी यही प्रॉफिट परसेंटेज रहेगी। पर अगर यहां लिखता रेट नहीं लिखता, कहता था प्रॉफिट विल रिमेन सेम, तो इसका मतलब मैं अमाउंट लेता, इसका मतलब रेट नहीं, इसका मतलब जो प्रॉफिट पहले था, ये वाला जो प्रॉफिट पहले कमाया था वही प्रॉफिट होगा, सीधा 1.5 लाख लिख देता। अगर वहां पर लिखा होता, वहां पर लिखा होता प्रॉफिट विल रिमेन सेम, तो फिर 1.5 लाख जोड़ देता। वहां लिखा है प्रॉफिट नहीं, वहां लिखा है रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब परसेंटेज सेम है, प्रॉफिट सेम नहीं परसेंटेज। तो 33.33% कॉस्ट का, तो 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 33.33333 लगा दो एंड तक, परसेंटेज करो, एक मिनट, 7,20,000 मल्टीप्लाई 33.33% यह आ गया 24,000, नहीं 2,40,000, तो 2,40,000 का प्रॉफिट है, तो 7,20,000 प्लस 2,40,000 मिलाकर कर देंगे 9,60,000, तो सेल आ गई 9,60,000 की। पर यूनिट निकाल सकते हो, हाँ सर, 9,60,000 यूनिट रुपए लगेंगे, सेल होगी 15 यूनिट पे, तो 64 रुपए पर यूनिट, डिवाइड बाय 15,000 करो उसको, और 2,40,000 डिवाइड बाय 15,000 करूंगा तो 1 रुपए, 16 रुपए पर यूनिट, तो प्रॉफिट पर यूनिट आपके पास आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, क्वेश्चन खत्म हो गया। आओ अब कौन सा क्वेश्चन बचा, 20, 21 और 16, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो गया दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 पे चल रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, सेम क्वेश्चन है, वही आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है बस। कहता है डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है, वाह, डायरेक्ट मटेरियल ऐसे है, ये 3,20,000, डायरेक्ट वेजेस है आपके पास 8 लाख रुपए का, ये आपके पास ये है, और सेलिंग प्राइस ये रही, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया बस। तो डायरेक्ट मटेरियल आपको 3,20,000 का दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस 8 लाख रुपए की दे रखी है, प्रोडक्शन ओवरहेड जिसमें 25% वेरिएबल है, तो फिक्स कितना है 75%। अगर मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड को क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो कहीं प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा है, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा है। वो कह रहा है जो 4,80,000 होगा ना, उसमें 25% वेरिएबल है, तो कितना फिक्स्ड है फिर 75, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 75% फिक्स्ड है, तो कितना वेरिएबल है 25%। ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया। और आपको पता है यूनिट बढ़ाने से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, ठीक है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट में बढ़ाऊंगा, फिक्स कॉस्ट पे सेम रहेगी, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2/3 फिक्स्ड है, तो अगर 2/3 फिक्स्ड है तो 1/3 वेरिएबल है, 13 सेलिंग एंड, और सेल प्राइस जो है, सेल जो हुई है वो 25 लाख की हुई है, जिसमें 125 पर यूनिट के हिसाब से सेल हुई है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ईयर है 2016-17, इट वाज एस्टिमेटेड दैट आउटपुट एंड सेल क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20% बाय एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 42,500। कहता है अगर मैं एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दूं तो मेरा जो आउटपुट है और सेल क्वांटिटी है वो 20% से बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर अभी करंटली क्या चल रहा है, करंटली ये चल रहा है, आप मुझे बताओ करंटली कितनी यूनिट है, देखो ये ऐसे निकलेगी 25 लाख की, 25 लाख रुपए की सेल हुई, और एक यूनिट बेचने में 125 रुपए लग गया भाई, 25 लाख डिवाइड बाई 125, तो 20,000 यूनिट बेचते हो आप, आपने कितनी यूनिट बेची 20,000 यूनिट, बड़ा सिंपल सा था। अरे यार मुझे बताओ, एक्स यूनिट बेचूंगा और हर एक यूनिट 125 की बेचूंगा तो कितने की बेचेगी 25 लाख की, तो 25 लाख डिवाइड बाई 125, तो आ गया 20,000 यूनिट। तो आपने कितनी यूनिट बेची 20,000, तो करंटली आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 20,000 यूनिट पर आ रही है। वो ये कह रहा है कि अगर आप 45,200 की एडवर्टाइजमेंट और कर दो
तो ये जो 20,000 यूनिट आपकी बिकी है ना, ये 20% से और बढ़ जाएगी। तो मतलब 20,000 में 20% और जोड़ दूंगा तो अब आपकी यूनिट 24,000 की बिकेगी। समझ में आया? वो कह रहा है कि अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 45,200 से और खर्च कर दोगे, एडिशनल खर्चा करोगे एडवर्टाइजमेंट पे 45,200, तो आपकी जो सेल है, पहले कितने यूनिट की सेल करते थे? 20,000। कैसे निकाला भाई? टोटल सेल दे रखी थी, पर यूनिट दे रखा था। तो अगर टोटल सेल से पर यूनिट से डिवाइड कर दूं, आप वो सोचो, फॉर्मूला मत को याद करो, आप मुझे बताओ सेल प्राइस कैसे निकालोगे? यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल पर यूनिट इजिकल टू सेल प्राइस। तो यूनिट आपको निकालनी है, सेल पर यूनिट उठाकर नीचे भेज दो सेल प्राइस के, निकल जाएगा ऐसे ही, ये वाला तरीका। ठीक है, तो मेरा निकला 20,000 यूनिट। तो मैंने कहा देखो अभी तक मैं करंटली 20,000 यूनिट बेच रहा था। वो कह रहा है कि अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 45,200 से और एडिशनल खर्च कर दोगे तो ये 20,000 यूनिट और ज्यादा बिकेगी, 20% और ज्यादा बिक सकती है। तो अगर मैं 45,200 का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और खर्च कर दूं तो 20,000 की जगह 24,000 यूनिट बिकेगी मेरी। तो मुझे आउटपुट भी कितना बनाना पड़ेगा? 24,000 रुपए। समझ में आया? इसलिए लिखा आउटपुट एंड सेल क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20% इफ इंकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 45,200। तो जब आप आउटपुट बढ़ाओगे, देखो सेल बढ़ेगी, अभी 20,000 की सेल कर रहे हो 25 लाख की, तो आप जब एडिशनल एक्सपेंस करोगे एडवर्टाइजमेंट का तो सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ाएंगे 4,000 सेल और बढ़ेगी, क्योंकि पहले 20 था अब 24 हो जाएगा। 20,000 का 20% बढ़ा तो 24, तो 4,000 सेल बढ़ेगी। तो 4,000 जब सेल बढ़ेगी तो 4,000 का आउटपुट भी तो बनाना पड़ेगा आपको, 4,000 प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। जब आप 4,000 प्रोड्यूस करोगे तो रॉ मटेरियल भी तो बढ़ेगा, तो वो बता रखा है। तो मटेरियल प्राइस 10% से बढ़ गया, वेजिस रेट 5% से बढ़ गया, अलोंग विद इंक्रीज ओवरऑल डायरेक्ट लेबर इफिशियंसी इज 12%। ओवरऑल डायरेक्ट लेबर इफिशियंसी बाय 12%। तो भैया कह रहा है कि लेबर के जो वेजेस है वो तो 5% से बढ़ा ही बढ़ा, मतलब जो लेबर की कॉस्ट थी पहले अगर 10 रुपए देते तो 5% और बढ़ गया, पर उनकी इफिशियंसी भी 12% से बढ़ गई। पहले जो भी इफिशियंसी थी उससे 12% से इंक्रीज हो गई। वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%, वेरिएबल ओवरहेड्स ना कि फिक्स्ड। वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ गए और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33.1/3%। 33.1/3 को बोलते हैं 33.33%। 33.33%। अब जरा ध्यान देना, यहां लिखा है सिर्फ फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड सॉरी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। जो प्रोडक्शन ओवर और कोई भी फिक्स नहीं बढ़ा, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन के फिक्स नहीं बढ़े दोस्त, ना ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स बढ़े। वो कह रहा है सिर्फ फिक्स जो इंक्रीज हुए ना 33.33% से, वो सिर्फ प्रोडक्शन वाले ओवरहेड के फिक्स बढ़े हैं। ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड सबके लिए है कि भाई चाहे इसका वेरिएबल हो चाहे इसका वेरिएबल, सिर्फ लिखा है वेरिएबल, ना कि किसी का नाम दिया है। अगर कहीं लिखा होता ना प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएबल ओवरहेड या सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड तो मैं फिर उसने भी बढ़ा था। सिर्फ लिखा है वेरिएबल ओवरहेड। देखो यहां पर क्लियरली बताया फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ही बढ़ा है, बाकी कोई फिक्स नहीं बढ़ा, क्योंकि फिक्स बढ़ता नहीं है जनरली, पर कहीं कहीं आपको कहीं कहीं ऐसा होता है कि फिक्स्ड क्वांटिटी के हिसाब से फिक्स बढ़ जाता है। सर एग्जांपल बता दीजिए। मैंने कहा देखो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 10,000 यूनिट बन सकता है। अगर आपको 12,000 यूनिट बनानी हो तो आपको एक छोटी फैक्ट्री और लेनी होगी, है ना। एक फैक्ट्री की मैक्सिमम कैपेसिटी बनाने की है 10,000 यूनिट, एक फैक्ट्री में सिर्फ 10,000 यूनिट ही बन सकती है, उतनी ही जगह है बनने की। और अगर आप बनाना चाहते हो 15,000 यूनिट तो आपको 5,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनानी है उसके लिए अलग फैक्ट्री लेनी पड़ेगी ना छोटी, है ना। तो वो 5,000 यूनिट बढ़ाने से फैक्ट्री की कॉस्ट भी तो बढ़ गई, तो ये फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई। आया समझ में, फैक्ट्री का रेंट भी बढ़ गया। 10,000 यूनिट बढ़ाते, अभी 10,000 यूनिट बनाते थे आप, 10,000 यूनिट पे एक फैक्ट्री से काम हो जाता था। अब कह रहे हो कि भाई 15,000 यूनिट बनाए करूंगा आपसे, तो आपको एक फैक्ट्री और लेनी पड़ेगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10,000 की है, तो एक रेंट और एडिशनल बढ़ गया यूनिट बढ़ाने से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिट बढ़ाने से फिक्स्ड बढ़ जाए, कभी कभी होता है ऐसा। थोड़ा दोस्तों वीडियो में इशू आ गया था तो बाद में रिकॉर्डिंग करिए। देखते हैं हम कहाँ थे, रिक्वायरमेंट, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। इसके बाद हम कर रहे हैं रिक्वायर्ड। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर 2015-16 एंड 2016-17। तो 2015-16 की सेल निकालो और 2016-17 की भी सेल निकालो। कहता है फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 16-17 इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बी अर्न एज इन 2015। कहता है बताओ क्या होगा नया सेलिंग प्राइस अगर 2015-16 में जितना प्रॉफिट कमाया था अगर उतना ही प्रॉफिट 2016-17 में भी कमाए तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। दूसरा केस कहता है प्रॉफिट नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ द सेम परसेंटेज प्रॉफिट टू अ सेल अर्न इन 2015। यहां था अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, देखो मैंने करवाया था प्रीवियस, यहां था सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। समझ रहे होंगे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 2015-16 में जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाया था अगर वही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाओगे 2016-17 में तो क्या सेल होगी, सेल प्राइस क्या होगा। और अगर 2015-16 में जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाया था, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप अर्न कर रहे थे वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 2016-17 में अर्न करोगे तो क्या सेल होगी। इफ द एग्जिस्टिंग परसेंट ऑफ सेल
प्रॉफिट टू सेल इज इंक्रीज बाय, अगर जो 2015-16 में 20% का प्रॉफिट आप कमा रहे थे, अगर उसको हम 25% से इंक्रीज कर दें तो तब क्या सेल होगी। अगर प्रॉफिट आपको बता दिया जाए कि 10 रुपए यूनिट पे कमा रहे हो तो तब क्या सेल होगी। तो 4 अलग अलग केसेस दे रखे और चारों अलग अलग केसेस में बताना है सेल क्या क्या होगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगा कॉस्ट शीट ऑफ 2015-16, वही तो पता चलेगा प्रॉफिट है कितना। तो अब 15-16 की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। आइए सर, लो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2015-16 में हमारा जो क्वांटिटी कितना 25 लाख था और 125 रुपए के हिसाब से कितना हो गया था, हमने कहा था 20,000 यूनिट है, निकाला था ना। 25 लाख डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 20,000 यूनिट फॉर द ईयर 2016-17। 2016-17 की डिटेल दे दी, कहा कि 2016-17 में जो आउटपुट ऑफ सेल है वो 20% से बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर ये आउटपुट 20% से बढ़ गया तो ये 24,000 हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि 2015-16 में 20,000 यूनिट का आउटपुट करते हैं और 2016-17 में 24,000 का आउटपुट करते हैं। या क्लियर हो गया। ये डिटेल थी 2015-16 की और ये डिटेल थी 2016-17 की। तो आओ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ सेल, नहीं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट निकालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। यहां मेरा हो गया अमाउंट और यहां मैं लिख देता हूं डिटेल अपनी। यहाँ हो गया फॉर 20,000 यूनिट, यहाँ हो गया फॉर 24,000 यूनिट। ये हो गया 2015-16 की और ये हो गया 2016-17 के लिए। ठीक है, इसको हटा के दूसरा एरो मारते हैं। यहाँ हो गया पर्टिकुलर्स। आइए सर, तो ये बात ध्यान रखिएगा 2015-16 में 20,000 यूनिट थी और 2016-17 में 20% यूनिट बढ़ गई थी 24,000। अगर मैं एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस खर्च कर देता तो सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। क्या आएगा दोस्त, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कितना है जी, इसमें दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, मैंने बताया था ये एज इट इज है। ये है, वो थोड़ा अपने आप ऑटोमेटिकली ना हैंग होने की वजह से वो कट गया था। ये है, तो डायरेक्ट मटेरियल 3,20,000। अच्छा, इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो वो कह रहा है देखो मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%। तो मटेरियल प्राइस क्या है, 10% से बढ़ गया। पहले तो मैं क्या करूंगा, इस 3,20,000 को 24,000 के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, है ना। पहले कहूंगा 20,000 यूनिट पे अगर 3,20,000 का खर्चा हो रहा है तो 24,000 यूनिट पे कितने का, फिर उसमें 10% इंक्रीज करेंगे। ठीक है दोस्त, तो यही सिखाया था मैंने आपको। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहां से 10% बढ़ा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 20,000 यूनिट नहीं, आप अगले साल 24,000 यूनिट बना रहे हैं। तो 24,000 यूनिट का मतलब यह है कि प्राइसिंग में बढ़ गया है 10%। जो 20,000 यूनिट पर 3,20,000 पर खर्च होते थे तो 24,000 में 3,20,000 थोड़ा खर्च होंगे, ज्यादा होंगे ना। और महंगाई बढ़ने की वजह से भी तो प्राइस बढ़ जाएगा। वो जो 10% अप है दोस्तों, वो महंगाई के बढ़ने की वजह से माल महंगा आ रहा है, उस वजह से 10% अप कर रखा है। पर जो 20,000 यूनिट को बनाने में 3,20,000 खर्च होंगे तो जरूरी नहीं है 24 को बनाने में 3,20,000 होंगे। पहले कन्वर्जन करते हैं क्या, कि यही भाई 3,20,000 यूनिट, 3,20,000 यूनिट अगर 3,20,000 रुपए खर्च होंगे, अगर 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो 24,000 यूनिट पे कितना खर्चा होगा। मतलब अगर 20,000 यूनिट बनाने पे 3,20,000 खर्च होता है तो 24,000 पे कितना, जो उतना भी आएगा
उसमें ऐड कर देंगे 10%। पहले तो मैंने कन्वर्ट करा कि अगर 20,000 यूनिट बनाने में 320 खर्च हो रहा है दोस्तों, तो 24,000 में कितना खर्चा होता है तो निकालेंगे। तो भैया 3,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 24,000, तो आया 3,84,000 रुपए। तो इसका आया 3,84,000। तो मैं कहूंगा 20,000 यूनिट पे 3,20,000 का खर्चा होता है रॉ मटेरियल का, और 24,000 पे 3,84,000 का खर्चा होता है। पर क्योंकि अगला साल में महंगाई थोड़ी बड़ी होगी, तो इसलिए 10% प्राइस भी रेज हुआ है, तो 3,84,000 में ऐड कर देंगे 10%। यह आया 4,22,400। तो स्टूडेंट बस लोग यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहां का 10% बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्त, ऐसा नहीं करना। मेरे को मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत अच्छे समझाता हूं। अब मेरी बात को समझिएगा। 2015-16 में मान लेते हैं एक 2015-16 है और अगले साल है 2016-17, ठीक है, दो अलग अलग साल दे दिए मैंने। अब मेरी बात को सुनना, मुझे एक पेन बनाना है, मेरे को करनी है पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ध्यान सुनना, मुझे पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब 1 यूनिट रॉ मटेरियल बनाने के लिए आपको चाहिए 5 रुपए खर्च होंगे। 1 यूनिट रॉ मटेरियल, 1 यूनिट अगर आप पेन बनाओगे उसमें 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, ये मतलब है। 1 यूनिट अगर आप पेन बनाते हो, एक पेन बनाने में 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, और आप चाहते हो कि मैं 500 पेन बनाऊं, तो अगर एक पेन में 5 रुपए का रॉ मटेरियल, तो 500 पेन में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेन में अगर 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो 500 पेन में कितने का रॉ मटेरियल लगेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 2500। तो 2500 का रॉ मटेरियल लगेगा। अब अगले साल क्या हुआ, ये 10% रेज हो गया। 10% रेज होने का मतलब ये है कि पहले 1 यूनिट को बनाने में 5 रुपए लगते थे, अब ये 5 रुपए की 1 यूनिट पे 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगता था, अब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है दोस्तों। अब ये 1 यूनिट बनाने का जो मटेरियल है 5 रुपए जो लगता था, 1 यूनिट में रॉ मटेरियल 5 का लगता था, अब वही रॉ मटेरियल 1 यूनिट पे 5 का नहीं 10% अप हो गया। 5 का 10% 5.5, तो अब वही रॉ मटेरियल 1 यूनिट पे 5.5 का लगता है दोस्तों। बस यही समझाना चाह रहा था कि वो ऐसा नहीं है कि इसका 10%। देखो, अगर अब यहां पर आप 500 यूनिट बनाकर 600 पेन बनाओगे अगले साल, तो क्या ये 5 रुपए के हिसाब से होगा, नहीं 5.5 के हिसाब से होगा। पर ये देखो, ये भी तो बढ़ जाएगा। तो 5.5, 600 मल्टीप्लाई बाय 5.5, दैट इज 3300। ये वाला इंक्रीमेंट है कि पहले 5 रुपए लगते थे 1 यूनिट पेन बनाने में, अब वो अगले साल 10% इंक्रीज हो गया उसका प्राइस, अब वही 1 यूनिट पेन बनाने में 5.5 रुपए लग रहे हैं। ये है वो 10% इंक्रीमेंट का। ऐसा नहीं है कि 2500 पहले लगते थे 500 पेन बनाने में, 600 पेन बनाने में सिर्फ 10% बढ़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। 2500 पेन 500 पेन बनाने 2500 लगते थे, तो उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर 2500 रुपए लगते थे 500 पेन बनाने में, तो बताओ 600 में कितना लगेगा, वेरिएबल फैक्टर से 600 में कितना लगेगा, तो 2500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 600, ये आ गया 3,000 रुपए। और ये जो 3,000 रुपए है ना दोस्त, ये इन 5 रुपए के हिसाब से आया है 3,000 रुपए। देखो ना, 2500 500 पेन है ना, 500 पेन मल्टीप्लाई 5 2500 हो गया। अगर मैं 600 पेन बनाऊंगा तो 600 मल्टीप्लाई 5 3,000 हो गया। तो ये जब हम करते हैं ऐसा, इसका करने का पर्पज ये होता है, प्राइस वही है, बस यूनिट बढ़ाने से पैसे बढ़ गए, ये मतलब है। पर यहां पर क्या है, 10% इंक्रीमेंट भी हुआ है प्राइस में, तो वो ये है, इसलिए यहां से 10% जोड़ देंगे तो 3300 आ जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी कराया था और इसमें भी बता दिया। तो जब भी अगर कहता है 10% बढ़ गया, तो पहले 10% डायरेक्ट इस प्राइस का मत बढ़ाना, पहले ही निकालना कि अगर 20,000 यूनिट पे 3,20,000 खर्चा हो रहा है, तो 24 पे कितना खर्चा होगा, फिर 10% इंक्रीज करना, क्योंकि वो प्राइस बढ़ने का हुआ है। होपफुल क्लियर है। डायरेक्ट वेजेस है 8 लाख रुपए का। डायरेक्ट वेजेस 8 लाख रुपीज का है डायरेक्ट वेजेस। पर यहां पर कह रहा है कि डायरेक्ट वेजेस जो है विल गो अप बाय 5% अलोंग विथ, इसके साथ साथ ही इंक्रीज इन दी ओवरऑल डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी बाय 12%। इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी कहता है डायरेक्ट लेबर का वेजेस रेट बढ़ गया। पहले हम एक लेबर को 500 रुपए देते थे, समझो, पहले हम एक लेबर को 500 रुपए देते थे। पिछले साल 2015-16 में एक लेबर को 500 रुपए देते थे, एक महीना कह रहा हूं, एक लेबर को
2015-16 में 500 रुपए दिया करते थे, आज एक साल बीत गया तो लेबर का रेट भी तो बढ़ेगा, अब 500 ही होगा क्या? अभी भी कह रहा 5% बढ़ गया, तो वो रेट बढ़ गया 5%, तो अब एक लेबर को 2016-17 में 525 रुपए दे रहे हैं, ये रेट बढ़ा है। पर अगर आप रॉ मटेरियल बढ़ाओगे तो फिर अमाउंट भी बढ़ जाएगा। पर देखा गया कि इससे साथ साथ जब वेजेस रेट बढ़ा गया, उनका बोला हम आपको और ज्यादा वेजेस देंगे, तो उनकी इफिशियंसी भी ओवरऑल बढ़ गई 12% से। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे कहे कि यार आपकी सैलरी बहुत अच्छी, आपकी सैलरी अभी 10,000 है, आपकी सैलरी अगर मान लो अभी 20,000 है, तो उसमें बढ़ाकर आपकी सैलरी 30 कर देंगे, तो मैं और अच्छा काम करूंगा ना कंपनी के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक, तो वही है, अगर उनकी सैलरी 5% से बढ़ाई और उनकी इफिशियंसी भी 12% से बढ़ गई। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां कर देते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा 8 लाख रुपए खर्च होते हैं अगर मैं 20,000 यूनिट बनाऊं। 20,000 यूनिट बनाने में 8 लाख खर्च होंगे, तो 24,000 यूनिट बनाने में कितने, पहले तो ये निकालो। ठीक है, तो मैंने कहा 8 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 24,000, ये आया 9,60,000 रुपए खर्च होंगे। तो ये तो वेरिएबल यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ गई, वो वाली चीज है। अब 5% इंक्रीमेंट हुआ है, अब क्या हुआ है, प्लस करेंगे 5%, 5% इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैंने कहा देखिए 9,60,000 इसका आया, 9,60 में अगर 5% बढ़ा दूंगा तो अब 10,08,000 रुपए खर्च होगा। वो कह रहा है जी इफिशियंसी भी बढ़ गई है, इफिशियंसी भी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफिशियंसी बढ़ेगी तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि पहले एक काम को करने में, एक काम था, एक जॉब को करने में 5 लेबर लगाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एक जॉब है, इस जॉब को करने में 5 लेबर की जरूरत पड़ती थी, उनके वेजेस रेट बढ़ाने की वजह से अब यही जॉब 4 लेबर कर ले रहे हैं। तो अगर हर एक इंडिविजुअल लेबर की इफिशियंसी बढ़ जाए तो अब यही काम कितने लेबर करेंगे, 4। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको ना समझ में आया हो। एक जॉब है, एक जॉब को करने में बताओ कितने घंटे चाहिए, मान लो 20 घंटे चाहिए। एक जॉब को करने में कितने घंटे चाहिए, मान लो 20 घंटे चाहिए। ठीक है जी, अब 20 घंटे चाहिए। अब एक लेबर ऑन एन एवरेज 5 घंटे काम करता है। देख, आता तो वह 8 घंटे के लिए, बाद में एफिशिएंसी उसकी अच्छी है नहीं, तो एक लेबर नेट आउटपुट 5 घंटे का निकालता है। तो मुझे बताओ 20 घंटे काम करने के लिए उसको कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी। अगर एक लेबर 5 घंटे काम करता है, नेट कह रहा हूं मैं, आता तो वो मान लो 6 से 7 घंटे के लिए है, पर वो बीच में खाना खाएगा, इधर घूमेगा, मशीन चालू करेगा, नेट आउटपुट जो निकलता है वो 5 घंटे का निकलता है, जो रेगुलर वो काम करता है। 5 घंटे अगर एक लेबर काम करता है तो 20 घंटे काम करने के लिए कितने लेबर चाहिए, 4, है ना। तो टोटल कितने लेबर चाहिए 20 घंटे काम करने के लिए, 4 लेबर चाहिए। अब मैंने इन लेबरों की क्या बढ़ा दी, इसको कर लेते हैं 25। हाँ, इसको कर लेते हैं 25 घंटे। तो 5 लेबर की जरूरत पड़ेगी इन काम को करने के लिए। मान लो अगर एक जॉब में, एक जॉब को पूरा करने के लिए, एक जॉब को पूरा करने के लिए 25 घंटे की जरूरत होती है, और एक लेबर नेट आउटपुट जो उसकी इफिशियंसी से काम करे वो 5 घंटे ही काम कर पाता है, तो वो 25 घंटे पूरे करने के लिए 5 लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने कहा लेबर की इफिशियंसी भी बढ़ गई। अब लेबर की इफिशियंसी बढ़ गई, और इफिशियंसी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो एक लेबर एक दिन में 5 घंटे काम करता था, आज वही एक लेबर एक दिन में 6 घंटे काम करता है। 6 घंटे काम करता है, आप समझिए। ठीक है, लेबर की इफिशियंसी बढ़ने से क्या हुआ कि जो पहले इफिशियंसी मतलब पहले से ज्यादा घंटे काम कर रहा है, वो उसका अच्छा आउटपुट दे रहा है, ये होता है इफिशियंसी का बढ़ना। तो अगर एक लेबर 5 घंटे काम करता था, तो इसकी इफिशियंसी बढ़ने से क्या हुआ कि वही एक लेबर अब 6 घंटे काम करेगा। तो मुझे बताओ एक जॉब, उसी जॉब को 25 घंटे को पूरा करने के लिए अब कितने लेबर चाहिए, तो मैंने कहा 25 डिवाइड बाय 6, तो अब चाहिए 4.16। देखो पहले 5 लेबर चाहिए था, अब 5 से कम चाहिए। अब ये भले ही अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 4, 5, 4.16 तो कोई लेबर नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, पर ये कम तो हो गया। आया समझ में। चलो मैं एक छोटा सा आपको दिखाऊंगा, इसको 20 की जगह 30 कर दो जरा, अब आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। देखना, अगर मैं कह रहा हूं एक जॉब को करने के लिए 30 घंटे चाहिए और एक लेबर 5 घंटे काम करता है, तो बताओ 30 घंटे काम करने के लिए कितने लेबर की जरूरत है, 6 लेबर की। अब मैंने कहा इनकी इफिशियंसी बढ़ गई, और इनकी इफिशियंसी बढ़ने की वजह से क्या हुआ,
इनकी इफिशियंसी बढ़ने की वजह से ये हुआ, इफिशियंसी बढ़ने की वजह से होता है कि एक लेबर जो 5 घंटे काम करता था अब उसके आवर्स बढ़ गए, आउटपुट आवर्स बढ़ गए। तो मतलब अब सेम काम करने के लिए मुझे कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी? 5 लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो बताओ क्या होता है, जब भी लेबर की ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ती है तो वही काम करने के लिए पहले ज्यादा लेबर लगते थे, अब कम लगेंगे। हकीकत सामने आपके। एक जॉब को पूरा करने के लिए 30 घंटे चाहिए, एक लेबर की इफिशियंसी है एक 5 घंटे काम करना एक दिन में। तो मुझे बताओ इस 30 घंटे काम को करने के लिए 6 लेबर चाहिए एज पर दिस इफिशियंसी। अगर मैंने कहा इस लेबरों की इफिशियंसी को बढ़ा दिया गया 1 घंटे से, तो अब एक लेबर 5 घंटे नहीं 6 घंटे काम करता है। तो मुझे बताओ सेम काम को करने के लिए कितने लेबर चाहिए? 5। तो आप देखा कि किस तरीके से इफिशियंसी बढ़ने से लेबर भी रिड्यूस हो गया। तो वही कहते हैं दोस्तों कि जब इफिशियंसी बढ़ती है तो लेबर रिड्यूस हो जाते हैं। इफिशियंसी लेबर की बढ़ने की वजह से जहां एक काम में 10 लेबर की जरूरत पड़ती है, अगर 10 की लेबर की इफिशियंसी बढ़ जाती है तो वही काम करने में 8 या 9 लेबर लगेंगे। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो अच्छा एक बात और बता दो बस इसमें, मुझे पता है कितने की इफिशियंसी बढ़ गई है? 5 से 6 होने के मतलब कितने की इफिशियंसी बढ़ी? 1 घंटे की इफिशियंसी बढ़ी। और 1 घंटे की इफिशियंसी बढ़ी किस वजह से? 5 घंटे, पहले 5 घंटे थे अब 1 घंटा और बढ़ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, 20% इफिशियंसी बढ़ गई। निकालो 5 घंटे का 20% करोगे तो 6 ही आएगा, 5 घंटे का 20% प्लस करोगे तो 6 ही आ रहा है। देख लो तो इफिशियंसी जो बढ़ी है वो 20% से बढ़ी है। तो 20% से अगर इफिशियंसी बढ़ी है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आपसे कह रहा है कि 20% से ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ गई है, 20% से ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ गई है, तो पहले कितने लेबर लग रहे थे? निकालना कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूं अगर 20% से इफिशियंसी बढ़ गई तो पहले कितने लेबर लगे हुए थे? तो आप क्या करोगे, जो 30 घंटे आप क्या करोगे, जो 30 घंटे में पहले 6 लेबर को पेमेंट कर रहे थे, मान लो एक लेबर को अगर 500 दे रहे थे तो 6 लेबर को कितना देंगे? 6 से 3000 रुपए देंगे। अब वही इफिशियंसी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब वही काम 5 लेबर कर रहे हैं, तो अब कितने रुपए पैसा खर्च करने होंगे? 500। मान लो एक लेबर को अगर 500 एक लेबर को अगर 500 रुपए दिया करते थे, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर एक लेबर का जो रेट है वो 500 रुपए है, ठीक है, एक लेबर का रेट कितना है? 500 रुपए। तो अगर एक लेबर का रेट 500 रुपए है तो पहले 30 घंटे काम को करने के लिए 6 लेबर चाहिए थे, तो 3000 रुपए खर्च होते थे लेबर रेट। और अब वही काम को करने के लिए 5 लेबर चाहिए क्योंकि इफिशियंसी बढ़ गई। तो अब कितना खर्च हो रहा है? सिर्फ 500 रुपए खर्च, 2500 रुपए खर्च हो रहा है। तो 500 की हमारे पे क्या हो गई? सेविंग। तो इफिशियंसी बढ़ने से कॉस्ट कम हो जाती है, इफिशियंसी बढ़ने से कॉस्ट कम हो जाती है। तो अब लेबर मान लो पहले 100% इफिशियंसी से काम कर रहे थे, तो अब लेबर कितने परसेंट इफिशियंसी से काम कर रहे हैं? 120% इफिशियंसी से। पहले 100% इफिशियंसी से काम कर रहे थे, तो अब लेबर कितने परसेंट इफिशियंसी से काम कर रहे हैं? सॉरी, पहले 100% से, तो अब कितने परसेंट से? 120% से। तो अगर 120 नहीं करा यार, पहले मान लेते हैं हर चीज अपने आप में 100 होती है। तो मान लो पहले 100% इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, उनकी 100% इफिशियंसी 5 घंटे, 20% इफिशियंसी और बढ़ गई, तो 100 का 20% निकालेंगे 20 आएगा। तो अब कितने घंटे इफिशियंसी होगी? 120। तो मैंने कहा अगर ये 2500 120% के हिसाब से है तो 100 के हिसाब से क्या होगा? तो मैंने कहा 2500 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं सॉरी, ये ये 3000 रुपए जो है, अगर इस 3000 को 2500 में कन्वर्ट करना हो, मान लो अभी यहाँ पे 3000 रुपए पे करते थे, मैंने कहा 20% इफिशियंसी बढ़ गई, तो बताओ कितने अमाउंट कम होगा? ये तो पता है कम होगा। दोबारा देखते हैं, कंफ्यूज मत हो। एक जॉब को करने में 30 गई, ये नहीं समझ में आया ना दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, आगे जब लेबर कॉस्टिंग आएगा ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट समझता है कि यार चलो ये क्वेश्चन मुश्किल है, इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको कह रहा हूं ये मुश्किल आप छोड़ दोगे अभी तो आगे तो फंसोगे, आगे आएगा फिर दोबारा ये। इसलिए थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा कंसंट्रेशन लगाइए। एक स्टूडेंट को तब समझ नहीं आता जब वो ध्यान लगाना बंद कर देता है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं दोस्तों, उसके मन में जब ऐसा हो जाता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो छोड़ो, इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं अगर आपने आज ये इग्नोर कराना आगे जाकर बहुत फंस जाओगे। मैं बता रहा हूं ये बहुत पूरी कॉस्टिंग है, यही करना है आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं, टाइम लगा रहा हूं, नहीं तो मैं रटवा देता, मैं एक फॉर्मुला लिखवा देता, मैं नहीं लिखवाना चाहता फॉर्मुला दोस्त। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, उसको समझिए, चीजों को समझिए क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि एक जॉब 30 घंटे की है, एक लेबर 5 घंटे काम करता है, ठीक है दोस्त। एक लेबर कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे काम करता है। तो अगर एक लेबर 5 घंटे काम करता है तो उसको 500 रुपए
एक लेबर एक दिन में 5 घंटे करता है तो 500 रुपए पर डे का दिया जाता है उसको, 500 रुपए पर डे का दिया जाता है। ठीक है सर। तो मैंने आपसे पूछा कि अगर एक लेबर एक दिन में 5 घंटे काम करता है तो ये जॉब को कंप्लीट करने में, एक दिन में कंप्लीट करने में कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा भैया 30 घंटे है का काम है और एक लेबर 5 घंटे काम करता है तो कम से कम 6 लेबर की मुझे इसमें जरूरत पड़ेगी। और अगर एक लेबर को एक दिन का 500 देता हूं तो 6 लेबर को 6 दिन का 3000 रुपए देना होगा। अब मैंने कहा जो लेबर है ना ये 5 घंटे का काम, इस लेबर की इफिशियंसी को बढ़ा दिया गया, ये लेबर की इफिशियंसी बढ़ गई और इफिशियंसी 20% से बढ़ गई। अभी क्वेश्चन में हमें दे रखा है 12%, तो हम कह रहे हैं इफिशियंसी एट द रेट इफिशियंसी इंक्रीज एट द रेट 20%। अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया है 20% से इफिशियंसी बढ़ गई है। अब मैं कह रहा हूं अगर 20% से इफिशियंसी बढ़ गई तो मेरे को बताओ एक लेबर एक दिन में अब 6 घंटे काम करने लगेगा, है ना। तो मुझे बताओ सेम काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। आप सेम काम को कंप्लीट करने में 30 घंटे का काम है, अब एक लेबर इफिशियंसी बढ़ने की वजह से एक लेबर अब 6 घंटे काम कर रहा है तो 6 से कर दिया इसको डिवाइड, तो अब 5 लेबर की जरूरत पड़ेगी और 5 लेबर की जरूरत पड़ेगी 500 रुपए के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं तो अब 2500 रुपए लगेंगे। तो देखा गया कि पहले से कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ये समझ में आया। तो अगर किसी लेबर की इफिशियंसी बढ़ जाती है तो उससे कॉस्ट रिड्यूस्ड होती है, ऐसा लिखो, ऐसा लिखिए दोस्त, लिखिए कहीं पर, लिखिए दोस्तों। अगर लेबर की इफिशियंसी बढ़ती है तो लेबर कॉस्ट कम आती है। हकीकत दिखने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, लेबर कॉस्ट कम आती है क्योंकि सेम काम अब कम लेबर करेंगे और कम पैसा देना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट कम आती है, लेबर कॉस्ट कम आती है। समझने की कोशिश कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है। ठीक, ये लो जी। तो अगर किसी लेबर की इफिशियंसी बढ़ती है तो हकीकत दिखा दिया मैंने कि लेबर कॉस्ट कम आती है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको अगर एक अच्छा सा अगर आपको बताऊं तो आप एक बड़ी सी लाइन लिखिए इसको और बड़ी सी लाइन में ये एग्जांपल लिखिए। इससे क्या होगा, कभी भी आप समझोगे ना कि यार कैसे लेबर की इफिशियंसी से लेबर कॉस्ट कम होती है तो आपको समझ में आएगा हाँ यार ये तो है, कम होती है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। कृपया करके मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, इसको इग्नोर मत करिएगा। भले ही आपको समझ में आ गया, इग्नोर मत करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। इस लाइन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद ऐसे लिखना कि अगर लेबर की इफिशियंसी बढ़ती है तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है। क्या रीजन है, ये एग्जांपल लिख दीजिएगा। बट अब मैं आपको कुछ डिफरेंट चीजें बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि भैया मुझे ये नहीं पता कि एक लेबर को कितने पैसे देते हैं, एक लेबर को कितने पैसे देते हैं ये नहीं पता। अब एक लेबर को कितने पैसे देते हैं ये नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट रिड्यूस हुई। हाँ ये पता है, ये आपको मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं कि भैया 6 लेबर है, 6 लेबर कह रहा हूं, लेबर भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप क्वेश्चन में आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो 30 घंटे काम करने के लिए जो कॉस्ट अराइज होती थी अभी तक वो 6000 रुपए होती थी, 3000 रुपए, 6000 कह रहा हूं, 3000 रुपए होती थी। अब मैं ये आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, क्वेश्चन की प्रॉब्लम अब आएगी, आप समझना कैसे करना है। वैसे तो मैंने बहुत इजीली बता दिया था आपको पहले वाला कौन सा। अब मुझसे अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको भी कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दोस्तों ये बताओ कि अगर एक जॉब को कंप्लीट करने में 30 घंटे लगते हैं, ये भी नहीं है, ये भी दूंगा तो आप बता लोगे, ये भी नहीं है दोस्त, कुछ नहीं पता। क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह बता रखा होगा एक जॉब है, उसको कंप्लीट करने में 30 घंटे चाहिए और 30 घंटे के हमें एक लेबर कॉस्ट आती है 3000 रुपए। कितने लेबर है नहीं पता, एक दिन का कितने लेबर को पैसे देते हैं नहीं पता। अगर मैं कहता हूं लेबर की इफिशियंसी बढ़ गई, लेबर की इफिशियंसी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, मैंने कहा 20% से बढ़ गई, जैसा भी मैंने लिया। आंसर पता आपको 2500 आएगा। तो मुझे बताओ लेबर कॉस्ट क्या होने वाली है, बढ़ेगी या कम होगी, बता दो सर।
अगर मैं कह रहा हूं लेबर की इफिशियंसी बढ़ गई, पहले 30 घंटे के काम को मैं 30 घंटे के काम करवाने में मुझे 3,000 रुपए की लेबर कॉस्ट आती थी, लेबर की इफिशियंसी बढ़ गई 20% से, तो मुझे बताओ क्या 3,000 आएगी या ज्यादा आएगी या कम होगी? ये तो पता चल गया ना अब आपको, कम होगी। कैसे निकालोगे कितनी कम होगी? मैंने तो बता दिया, अभी आप अभी आंसर आप 2 मिनट में निकाल दोगे 2500, क्योंकि आपको पहले से पता है। मैं अगर इस 3,000 को बढ़ा 3,000 को करके 4,000 कर दूं तो आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे। यही सीखना है दोस्त, कि अगर आपको ये बताया जाए कि एक काम को करने में पहले 3,000 रुपए लगते थे, लेबर की कॉस्ट 3,000 लगती थी, लेबर इफिशियंसी बढ़ने से एक बात तो आपको क्लियर हो गई, लॉजिक आपको क्लियर हो गया कि अगर लेबर की इफिशियंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कितनी कॉस्ट कम होगी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सीखना है आपको। लेबर की कॉस्ट कम होगी ये तो क्लियर है, पर कितनी होगी ये सीखना है आपको, है ना? ये तो सीखना है कितनी कॉस्ट कम होगी। तो जब हमें निकालना होता है कि लेबर की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पहले इतनी आ रही थी, इफिशियंसी बढ़ने से कितनी कॉस्ट में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन मतलब कितनी कॉस्ट आएगी अब, वो निकालना हो तो हमें निकालना पड़ता है लेबर कॉस्ट अभी तक आई थी वो अपॉन में इफिशियंसी, अपॉन में इफिशियंसी परसेंटेज, इफिशियंसी रेट। जब आप ये अप्लाई कर दोगे तो आपका निकल आएगा 3,000 की लेबर कॉस्ट थी और इफिशियंसी कितने से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। तो इसका मतलब 3,000 डिवाइडेड बाय 20%, 20% नहीं 120%, 120%। अब आप 120%, सर 120 कैसे? अगर मैं कह रहा हूं लेबर अभी 100% पे काम कर रहे हैं तो लेबर की इफिशियंसी बढ़ने पर, लेबर की इफिशियंसी 20% से बढ़ने पे कितने पे काम करेंगे अब? 120% पे, है ना? अगर मैं कह रहा हूं करंटली लेबर अगर 100% है, जब कुछ ना पता होता है तो हम क्या मानते हैं 100%। तो अगर लेबर की इफिशियंसी बढ़ती है 20 से, अभी 100 पे काम कर रहे हैं, अगर इफिशियंसी 20 से बढ़ती है तो इफिशियंसी बढ़ने के बाद अब लेबर कितने परसेंट पे काम करेंगे? 120 पे। तो अगर आप डायरेक्टली कॉस्ट निकालना चाहते हो तो 3,000 डिवाइड बाई 120, आंसर निकालेंगे 2,500 रुपए आएगा। आंसर क्या आएगा? 2,500 रुपए आएगा। सबसे पहले करना कितने से, मैंने कहा कि लेबर अभी 100% पे काम कर रहे हैं, लेट कर लिया, लेबर की इफिशियंसी अभी 100% है। मैंने कहा इफिशियंसी बढ़ गई, इफिशियंसी इंक्रीज, कितना? मैंने कहा इफिशियंसी बढ़ गई एट द रेट 20% से, तो अब 20 आ गया तो 120 पे काम कर रहा है। तो अगर आपको निकालना है डायरेक्ट कॉस्ट कि इफिशियंसी बढ़ने से कॉस्ट कम होगी, ये पता चल गया, पर कितनी कॉस्ट कम होगी, तो लेबर कॉस्ट अपॉन में इफिशियंसी रेट कर देंगे तो डायरेक्ट 2,500 आ जाएगा। 3,000 डिवाइड बाय 120%। इससे क्या होगा? 120% का मतलब है कि 3,000 को 120 से डिवाइड करा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज का मतलब है ये 100 से, तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली 2,500। तो हम कैसे करेंगे? 2,500 कैसे निकाला? जो भी लेबर कॉस्ट है, जितना इफिशियंसी रेट है, उसको डिवाइड कर देंगे उससे, मतलब कितना हो गया। तो ऐसी सेम ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो भैया लेबर की जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी 12% से बढ़ गई, 12% से इंक्रीज होगी, तो मतलब कितना हो गया? 112, क्योंकि हम लेट करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं दोस्त? लेट करके। तो लेट करके हम चलते हैं, तो हमने कहा देखो इसका पहला आंसर बताओ कितना आया भाई? 8 लाख था, ये तो समझ में आ गया ना, 5% बढ़ाएंगे क्योंकि ये तो वो वेजिस रेट है, पहले 500 दे देता 525 देने लगे। तो 8 लाख अगर 20,000 यूनिट पे खर्च होता है तो 24,000 पे कितना? ये तो हो गया 960, ये तो हो गया वेरिएबल कि यूनिट बढ़ाने से वेजिस रेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद 5% का लेबर रेट में भी बढ़ गया, तो ऐड कर देंगे 5%, यह आ गया 10,08,000। तो इसका आंसर आया 10,08,000 रुपए। अब ये 10,08,000 आया ना, ये आता अगर इफिशियंसी नहीं बढ़ती। तो इफिशियंसी बढ़ने से क्या हुआ? कॉस्ट कम आएगी या नहीं आएगी? यस, ये आती है टोटल कॉस्ट, मतलब कि 20,000 यूनिट पे 8 लाख, तो 24,000 यूनिट पे 9,60,000। 5% से रेट बढ़ गए थे, पहले 500 दे देते, इस साल 525 दे रहे हैं, मतलब वो एग्जम्पशन। तो 5% से रेट बढ़ने से अब जो कॉस्ट आई 10,08,000 की आई, पर इफिशियंसी भी बढ़ी। इफिशियंसी बढ़ने से क्या होगा दोस्तों? कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और अगर आपको रिड्यूस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस इफिशियंसी रेट को डिवाइड करना होगा टोटल कॉस्ट में से। तो 112 से डिवाइड करना होगा, 112% कर देना यहां पर, क्योंकि परसेंटेज में बढ़ी है ना, पहले 100 थी, 100 तो लेट करते हैं कि भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है, प्लस 12% बड़ी, 100 का 12% 12 आ गया, तो 100 प्लस 12 112 हो गई होगी अब। तो 112 से डिवाइड करेंगे, देखो रिड्यूस हो जाएगा। मल्टीप्लाई मत करना, चेक करना, ये दिमाग लगाना कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं। करने का रीजन, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो और कॉस्ट बढ़ेगी। चेक करो, 10,08,000 को 112 से मल्टीप्लाई करो,
चेक करोगे ये आएगा 11,28,960। बढ़ रही है कॉस्ट, हमें कॉस्ट बढ़ानी नहीं है, घटानी है। तो जब आपको कॉस्ट घटानी होती है तो आप डिवाइड करते हैं, ना कि मल्टीप्लाई। प्रूफ करके देखिए ना, अपने आप में समझिए। इफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट कम आनी चाहिए, ठीक है जी। कम करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, ये समझ नहीं आ रहा, क्या करूं पेपर में? दोनों करके देख लो, जहां कम आएगी वही आपका आंसर। तो मैंने कहा 10,08,000 है, मुझे इफिशिएंसी बढ़ गई है, इफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी अब लेबर कॉस्ट। तो 112 से डिवाइड करेंगे, 10,08,000 डिवाइड बाय 112%, याद आएगा 9 लाख रुपए। दोस्तों डिटेल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एडवांस लेवल आएगा, पर ये जो चीज अभी आप सीख रहे हो ना, आगे जाकर जब लेबर कॉस्टिंग आएगा, आगे जाकर बहुत सारी चीजें आएगी, चैप्टर्स आएंगे, तो वहां पर आपको इजी लगेगा। आज ही मुश्किल सही, कोई बात नहीं, पर इजी आगे जाकर लगेगा। धीरे धीरे चीजें सीखे जाती है, ऐसा नहीं कि अभी आपने सीखा अभी आ गई आपको। हाँ, कहीं कहीं डाउट हो सकता है, या कहीं कहीं आपके पास पॉइंट क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी। धीरे 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 करके नए नए क्वेश्चन आएंगे, सीखते जाएंगे। अभी इतना दिक्कत मत लीजिए, जितना आ गया वेल एंड गुड। होपफुल आपको सारा समझ में आ गया, जिस हिसाब से मैंने बताया आपको। हमने डिवाइड क्यों करा? हमारे दिमाग में यह है कि इफिशियंसी बढ़ेगी जब लेबर की, तो लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। अब कम करने के लिए अगर मैं 10,08,000 को 112 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये और बढ़ जाएगी। हमें कम करनी है कॉस्ट, हमारे माइंड में क्या है? कम करनी, क्योंकि इफिशियंसी बढ़ी है, तो 112 से डिवाइड कर। और अगर इफिशियंसी रिड्यूस हो जाती तो दोस्त, तो इफिशियंसी, जैसे अभी इफिशियंसी बढ़ गई है, चाहे इफिशियंसी बढ़ जाए चाहे रिड्यूस हो, तब भी आप डिवाइड ही करोगे, हमेशा कम आएगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं आपको फिर दोबारा। मान लो आपकी लेबर कॉस्ट अभी 10,000 रुपए है, अभी इफिशियंसी 120% से बढ़ गई, तब भी आपको डिवाइड करना है। मान लो लेबर को 10,000 रुपए, इफिशियंसी 20% से घट गई, तो पहले 100 थी, 20% से घटी तो 80 हो गई, तब भी आपको डिवाइड करना है। क्योंकि देखो इसमें इफिशियंसी बढ़ी है, इसमें इफिशियंसी घटी है, तो जब इफिशियंसी घटेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब इफिशियंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट घट जाएगी। समझ में आया? दोनों चेक कर लो, चाहे इफिशियंसी बढ़े चाहे इफिशियंसी घटे, दोनों टाइम आपको डिवाइड ही करना। चेक करेंगे, 10,000 रुपए पहले था, इफिशियंसी बढ़ गई तो कॉस्ट कम आनी चाहिए, यहां पर कॉस्ट कम होनी चाहिए, है ना? समझ में आया ना? और इफिशियंसी घटने से कॉस्ट बढ़नी चाहिए। चेक करो, अब दोनों में सेम आंसर आएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 120%, यह आ गया 83,033, 8,330, और 10,000 डिवाइडेड बाय 80%, तो आ गया 12,500। अब चेक कर लो, इफिशियंसी कम होने से कॉस्ट बढ़ती है, इफिशियंसी बढ़ने से कॉस्ट घटती है। तो दोनों ही केस के अंदर आपको डिवाइड ही करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक हो गया? यह है सर असली तरीका। जब ये दोनों हो जाएंगे तो आप टोटल कर देंगे और टोटल निकालेंगे सर आपके पास क्या? प्राइम कॉस्ट। टोटल आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। आज तो मेरे को लग रहा था मैं खत्म करा दूंगा, पर इनमें टाइम लग जा रहा है। यह आ गया 11,20,000 रुपए और 4,22,400 प्लस 9 लाख, यह आ गया 13,22,400, 13,22,400। आइए ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, या आप इसको प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं, है ना? फैक्ट्री ओवरहेड एंड प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड में 25% वेरिएबल है एंड बाकी फिक्स्ड है। ओके, तो जो वेरिएबल पार्ट है वो अलग आ जाता है, फिक्स्ड पार्ट पहले अलग कर देते हैं, क्योंकि उसके बढ़ने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड आपका है मान लो 75% है फिक्स्ड, और वेरिएबल कितना है? 25%। तो मुझे बताइए सर, टोटल मेरी प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी है? 4,80,000। ये क्वेश्चन लास्ट है सर, बड़ी क्लास हो जाएगी नहीं तो फिर। 4,80,000 का 25%, बताओ कितना आया? 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए की तो वेरिएबल है, ये आएगा 1,20,000 वेरिएबल, और 3,60,000 रुपये आपके पास फिक्स्ड आ गया। 3,60,000 रुपये क्या आ गया दोस्त? फिक्स्ड। समझ में आए? अरे बड़ा सिंपल सा है भाई, 4 लाख की तो आपके पास 480 की तो कॉस्ट है, 25% वेरिएबल और 75% फिक्स्ड, तो 75 आ गया, 360 और 25 आ गया। पर देखो एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चाहे प्रोडक्शन बढ़ जाए। पर एक केस में था, लास्ट में लिखा था कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, ये वाला 360, ये बढ़ गया है यूनिट बढ़ाने से। मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाला कि अगर आप 10,000 यूनिट के लिए एक रूम रेंट पे लेते हैं बनाने के लिए, तो अगर आपको एक यूनिट बनानी हो तो आपको दूसरा रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि उस रूम में उस फैक्ट्री के अंदर 10,000 ही बन सकती है। दोबारा समझ जाइए लास्ट बार कि 10,000 यूनिट बनानी है, एक फैक्ट्री की जरूरत है,
फैक्ट्री की मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 यूनिट की है, बना सकती है वो। अगर आप 5,000 यूनिट और बनाना चाहते हो 15, तो आपको नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी। तो यूनिट बढ़ाने से कभी कभी फिक्स भी बढ़ जाती है, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट तो फिक्स हो गया है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इतनी सी फैक्ट्री ली उसमें आप करोड़ों यूनिट बना लोगे, भाई जैसे जैसे यूनिट बढ़ाओगे वैसे वैसे नई फैक्ट्री भी तो लेनी पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है यूनिट बढ़ाने से फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ती है ना। तो वो एग्जांपल दे दिया था मैंने आपको। इसमें देखो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज हुआ 33.33 से, तो ये इंक्रीज हुआ है 33.33% से। तो 3,60,000 मल्टी ऐड कर देंगे, 3,60,000 में ऐड करना 33.333333 ले जाओ कैलकुलेटर में, एंड में 3,60,000 में से 3,60,000 में से ऐड कर देना 33.3333% और इक्वल दबा देना। यह आ गया नहीं परसेंटेज तो लगाया नहीं, 3,60,000 में ऐड करना 33.333 लग कर दो और परसेंटेज दबा दो। यह आ गया 47,999 कितना है, 4,80,000 हो गए, तो 4,80,000 रुपीज। क्या बात क्लियर है? लिख दो यहां पर कि जी हमने क्या करा है, 3,60,000 में, क्योंकि उसके हिसाब से इसमें लग रहा है 33.33% इंक्रीज करा है, तब जाकर 480 आया है। पर इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे यूनिट के हिसाब से। अगर 1,20,000 रुपए खर्च हुए वेरिएबल, कितने पे, 20,000 पे, ये 20 पे है ना, तो 24 पे कितने, और क्या रेट भी बढ़े हैं, चेक करो। कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड जितने भी हो 5% से बढ़ गए, तो बस इसमें ऐड कर देंगे 5% और ऐड करना है दोस्तों। ऐड 5% का मतलब होता है जो भी आंसर आएगा उसका 5% निकालो और उसी में ऐड कर दो, ये होता है। या डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर में प्लस दबा के 5% कर देंगे तो वो क्या करता है, अगर मैंने कहा 20 में 5% प्लस करो, तो ये क्या करना, ऐसे जैसे आप प्रैक्टिकली मैनुअली करोगे तो क्या होगा, पहले 20 लिखोगे, प्लस करोगे, 20 का 5% निकालोगे, उसको फिर वापसी ऐड करेंगे, ऐसे करते हैं। और कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता, 20 प्लस 5% सीधा ऐड करके दे देगा आपको। मैं यही कह रहा हूं आपसे, तब से 20 का 5% ऐड करना है तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट हो जाता है, भाई 20 प्लस कर दो 5%, तो ये आ जाएगा 21। और वैसे करेंगे तो 20 पहले 5% किसका, 20 का एक, और फिर आएगा 21, ऐसे। तो बता रहा चल रहा हूं, मुझे लग रहा है आपको कुछ नहीं आता, ये समझकर कि भाई बता देता हूं, अगर आता हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे, सीखने बैठे यहां पर। आइए आगे चलते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं दोस्त, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ क्या, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। कितना आ जाएगा ये, 11,20,000 था, प्लस 3,60,000 प्लस 1,20,000, ये आ गया 16 लाख रुपए, 16 लाख। 13,22,400, 4,80,000, और इसका तो निकाला नहीं, करो 1,20,000। अगर 20,000 यूनिट बनाने पे 1,20 खर्च हुआ वेरिएबल, तो 24 में कितना, 1,44। इनको सोल्व करने पे 1,44 है, प्लस इंक्रीमेंट भी हुआ है 5% का, तो 5% इंक्रीज कर देंगे। 1,44,000 प्लस 5%, यह आ गया 1,51,200, 1,51,200। तो 1,51,200 प्लस 13,22,400 प्लस 4,80,000, यह आ गया दोस्त आपके पास 19,53,600, 19,53,600। आगे आप करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें भी कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, पर इसका फिक्स्ड नहीं बढ़ा। ऐसा कहीं नहीं दे रखा था कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स भी बढ़ा है, नहीं, सिर्फ वेरिएबल जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसका फिक्स भी इंक्रीज हुआ था। तो ऑफिस से रिलेटेड कुछ नहीं, पर जितने भी वेरिएबल है, चाहे वो सेलिंग का है, चाहे ऑफिस का है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे प्रोडक्शन का, चाहे सेलिंग का, वेरिएबल सबका बढ़ा है 5% से। तो पहले मैं अलग करता हूँ, 75% फिक्स है 160 में और 25% ये है, तो फिक्स है 75% और 25% ये था, तो 160 है, ठीक है। 1,60,000 का 75% निकालो, तो ये आ गया सर 1,20,000 रुपए। और ये कितना है, 40,000 रुपए। 160 में 40,000 हो गया वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल तो बढ़ेगा, वेरिएबल तो यूनिट के साथ, तो 40,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आती है जब मैं 20,000 यूनिट बनाता हूं। तो अगर मैं 24 बनाऊंगा तो 24 के हिसाब से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, प्लस 5%।
क्योंकि वो इंक्रीमेंट तो हुआ ही है वेरिएबल ओवरहेड्स में। जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स है उसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये तो एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि यहां क्लियरली नहीं बताया गया कि यूनिट बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट बढ़ी है, जैसे कि फिक्स्ड प्रोडक्शन में बताया गया था। तो एक 20 का एक 20 ही रहेगा, क्योंकि जब तक क्लियरली ना बताया जाए तो हम तो मान के चलते हैं कि भैया फिक्स्ड यूनिट बढ़ाने से नहीं बढ़ती, फिक्स्ड फिक्स रहती है। यूनिट बढ़ाओ या घटाओ, फैक्ट्री के अंदर 1 लाख यूनिट बनाओ या 1 यूनिट बनाओ, फैक्ट्री रेंट तो उतना ही जाना है। बस टोटल कर देंगे, यहां पर इसका निकालोगे 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 24,000 प्लस 5%, यह आ गया 50,400। 5% जरूर बनाना जब आप कन्वर्ट कर लोगे। कितना आ गया 16 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 40,000, यह आ गया 16 लाख 1,20,000 प्लस 40,000, यह आ गया 17,60,000। इधर 19,53,600, 1,20,000 और 50,400, यह आ गया 21,24,000। क्लियर है सर? धीरे धीरे वही कर रहा हूं मैं, तरीका मेरा प्रोसेस वही है, वेरिएबल को बढ़ा रहा हूं यूनिट के हिसाब से, और रेट बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से बढ़ा रहा हूं, फिक्स्ड वैसे ही रह रहा है। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इसके अंदर भी कह रहा है कि 2/3 फिक्स्ड है और 1/3 आपके पास, तो इसमें भी है फिक्स्ड, जो कॉस्ट है उसका 2/3 फिक्स्ड है और वेरिएबल पार्ट 1/3 है, वही 25% हो गया वो। नहीं, अलग होगा। पहले देख लो कितना है, 2,40,000 रुपये टोटल। हाँ 240 है, देखो ये इसका है 240, 240 के 2 हिस्से कर दो जी। 2,40,000 टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, जिसमें मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो फिक्स आ जाएगा 1,60,000। और 2,40,000 का डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 80,000 वेरिएबल है। वेरिएबल तो आप समझ के कैसे करना है, फिक्स्ड का वही रखना है 160 ही, क्योंकि यूनिट बढ़ाने घटाने से फिक्स नहीं बढ़ती जब तक क्लियरली ना बताया गया हो, क्योंकि इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो जो यूनिट पहले थी वही होगी यूनिट बढ़ाने से। पर इसका हो जाएगा 80,000, 20,000 यूनिट बनाने पे 80,000 पे खर्च होता है, तो 24,000 यूनिट बनाने पे कितना खर्च होगा, प्लस 5% जो इंक्रीमेंट हुआ प्राइस में, ओवरहेड के रेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है, तो 80,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 24,000 प्लस 5%, यह आ गया 1,08,000। इसका टोटल कर देंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल 1,60,000 प्लस ऊपर ऐड करेंगे 17,60,000 प्लस 2,40,000, क्या जाएगा 20 लाख। और इधर 21,24,000 प्लस 16 1,60,000 प्लस 1,08,000, क्या जाएगा 23,84,800। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये कॉस्ट ऑफ सेल तो इनफ है यहां तक, पर यहां के बाद जो करना है वो इस प्रोसीजर से करना है। हमसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ सेल निकालो 2015-16 का, 16-17 का, हमने निकाल दी कॉस्ट ऑफ सेल 2015-16, 16-17। ये हमारा ए पार्ट हो गया दोस्त। बी पार्ट में कह रहा है अलग अलग केस के अंदर बताइए, तो बी पार्ट हम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि बताओ क्या नया सेलिंग प्राइस होगा 16-17 का, 16-17 का सेलिंग प्राइस बताओ। पहले मैं निकालूंगा इन 2015-16, 15-16 में टोटल कॉस्ट आई थी मेरी, 15-16 में टोटल कॉस्ट आई है मेरी 20 लाख रुपए, 15-16 की बात कर रहा हूं। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट जो कि होगा 5 लाख रुपए। क्यों सर, कैसे पता चला 5 लाख? क्योंकि सेल हमें पता है क्वेश्चन के अंदर 25 लाख दे रखी है, तो ये बैलेंस शीट फिगर से आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा सेल, ये तो ठीक है ना, ये किस क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने कैलकुलेट करा ऊपर, तो प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग का। तो मैं चाहता हूं कि बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, अमाउंट तो मिल गया 15-16, प्रॉफिट अमाउंट इन 15-16, 15-16 में क्या प्रॉफिट अमाउंट रहेगा, 5 लाख रुपए प्रॉफिट अमाउंट रहेगा। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, सेल का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल। इसको ऐसा लिखो, प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट टू सेल। सर प्रॉफिट टू सेल क्यों, कॉस्ट क्यों नहीं, सारी बात यहां पर करिए, सेम परसेंटेज प्रॉफिट टू सेल, इसलिए प्रॉफिट टू सेल कर रहा हूं। तो प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज क्या हो रहेगी,
तो मैंने कहा प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज का मतलब 2 का मतलब डिवाइड, तो प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 5 लाख, सेल कितनी है 25 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा सर ये 20%, 20%। तो हमें देखा कि अगर हम बात करें तो हमारी दो चीज निकल कर आती है, प्रॉफिट 15-16 में 5 लाख कमाया और प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज है 20%। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है। जो पार्ट बी है, पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट, पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट, इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न इन 2005 एज इन 2000, कह रहा है 2015-16 में जो प्रॉफिट कमाया था 5 लाख का, अगर वही प्रॉफिट मैं 2016-17 में कमाऊं तो मेरा क्या रहने वाला है। अच्छा एक चीज दिखाएं, एक ही क्वेश्चन में कर सकते हैं हम, एक फॉर्मेट बना लो आप, अलग अलग हमें बनाना नहीं पड़ेगा, एक ही में हो जाएगा दोनों, मतलब जितने पार्ट है वो एक ही में हो जाएंगे दोस्त। कैसे, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, कितना है जी फोर्थ, तो खुला खुला कर लेते थोड़ा। फर्स्ट, अभी भी छोटा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों एक ही में कर लेते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्टेटमेंट शोइंग इन डिफरेंट सिचुएशन, स्टेटमेंट शोइंग न्यू सेलिंग प्राइस, स्टेटमेंट शोइंग न्यू सेलिंग प्राइस इन डिफरेंट केसेस। स्टेटमेंट बना रहे हैं सेलिंग प्राइस निकालने का डिफरेंट केसेस में 2016-17 का डाटा है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर लेते हैं, तो 16-17 में कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, ऊपर हमने वही तो निकाला, कितनी थी 23,84,800, 23,84,800, 23,84,800, 23,84,800। ये दोस्तों केस अलग अलग है, मतलब इन चारों में से एक भी केस आ गया तो कर सकते हो आप, इंडिपेंडेंट केस है। अभी हैंग कर रहा है 800, 23,84,800, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, ठीक है जी, और निकल जाएगा सेल, फिर निकलेगा सेल पर यूनिट, कैसे निकलेगा, टोटल सेल अपॉन में 24,000, एक यूनिट कितने की थी 24,000 की, सेल पर यूनिट निकालनी है वो भी निकल जाएगा दोस्त। अब प्रॉफिट का सारा खेल है, तो पहले केस में बोला कि जो हम प्रॉफिट रखेंगे वो सेम एज रखेंगे, आपके पास प्रॉफिट जो रखेंगे वो सेम रखेंगे 2015-16 वाला। तो बताइए अगर 15-16 वाला प्रॉफिट लगेगा 23,84,800 प्लस 5 लाख, कितना आ जाएगा 28,84,800, और क्योंकि हम टोटल 24,000 यूनिट बना रहे हैं तो डिवाइड बाई 24,000 कर देंगे, तो आएगा 120.2 पर यूनिट का सेल प्राइस, मतलब एक यूनिट 120.2 की बेचेंगे। यह है पहला केस, अगर प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट सेम रखोगे जो उसमें था। कह रहा है सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल इज अन, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज पहले था, प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज जो 20% पहले था, अगर वही रख तो वही वाला परसेंटेज रखोगे, वो केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, 15-16 में जो प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज था वो अप्लाई करके देखो, तब बताओ क्या होगा। तो प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज है, तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं प्रॉफिट टू कॉस्ट, क्योंकि मुझे कॉस्ट दे रखी है। तो अगर 20% सेल का है तो 25% कॉस्ट का होगा, अभी बताया था। अगर 20% सेल का है तो 20% मतलब 1/5 इंटू सेल, एक कम कर देंगे सेल से कॉस्ट में जाने के लिए, सेल से कॉस्ट में जाने के लिए कम करेंगे तो 1/4 इंटू कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा 1/4 का मतलब 25% ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप 20% ऑफ सेल कह रहे हो तो 25% ऑफ कॉस्ट होगा, तो 23,84,800 का 25%, समझ माना 25 क्यों निकाल रहा हूं, कॉस्ट प्रॉफिट टू सेल रेशियो 20% है, पर हमें सेल नहीं इवन, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कॉस्ट में, तो कितना आया 5,96,200, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 23,84,800, 5,96,200, यह आ गया 29,81,000 डिवाइडेड बाई 24,000, टोटल तो इतनी भी की है, तो 124.2
21 पर यूनिट आ गया, मतलब एक ये है सेलिंग प्राइस। तीसरे वाला केस में क्या कह रहा था, कह रहा प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज अगर इंक्रीज हो जाए 25%, जो हमारा प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज था ना एग्जिस्टिंग, मतलब पहले वाला ये वाला, अगर वो बढ़ जाए तो केस नंबर 3 के लिए क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट परसेंटेज कितना है जी 25, इसको हम इंक्रीज कर देंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये सर आई थिंक 20% है, आई थिंक क्या 20 ही है, इंक्रीज कर दो बाय 25%। वो कह रहा है जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज था ना 20%, जो एग्जिस्टिंग मतलब पहले 2015 में, 2015 में प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज था 20%, वो कह रहा है 25% से अगर बढ़ गया, बढ़ाओ पहले 20 का 25% निकालो, ये आया 5, तो अब कितना आया 25%, तो कह रहा है ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज लो, प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज, कह रहा अब ये माना जाएगा, मतलब कि 2015-16 में जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज मीन 2015-16 का परसेंटेज प्रॉफिट टू सेल वाला वो था 20%, अगर वो 25% से बढ़ जाए तो तब क्या नया सेलिंग प्राइस होगा, तो 25% से बढ़ाकर देगा तो ये आया सर कितना 25%, जो कि प्रॉफिट टू सेल है। तो अगर मेरा प्रॉफिट निकाल रहा हूं 25% टू ऑफ सेल, तो कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 का मतलब क्या है 1/4 इंटू सेल, तो एक कम करना होगा, तो 1/4 मतलब 1/3, 3 हो जाएगा ना, इंटू कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना याला, नहीं समझ में आ रहा तो वैसे कर लो आप, कि अगर सेल का, अगर ये 100 है और सेल हमारी, सॉरी सेल 100 है, सेल हमारी क्या है 100 और प्रॉफिट क्या है सेल का 25%, ये हो गया 25, तो ये कितना आएगा 75, तो अगर ये 75 है कॉस्ट, तो कॉस्ट अगर 75 है तो 25 के बराबर निकाल लो, कॉस्ट अगर 75 है तो 100 के बराबर निकाल लोगे, डायरेक्ट आ जाएगा। अब वैसे करना चाहो वैसे कर लो परसेंटेज, तो 1/3 का मतलब हो गया 33.33% ऑफ कॉस्ट, तो करो कॉस्ट का 33.33, 23,84,800 मल्टीप्लाई 33.333333% 23,84,800 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया 7,94,933, क्या आया 7,94,933। या तो आप इसका निकाल दो 1/3, किसका निकाल दो 23,84,800 का डिवाइड कर दो 3, ठीक है, या ऐसे बोल दो कि देखो अगर सेल 100 है और प्रॉफिट टू सेल परसेंटेज है 25, जो अभी निकाला इंक्रीज करने के बाद, तो ये 75 होगा कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलता है 100, तो अगर ये 75 के बराबर है तो 25 के बराबर कितना, तो डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई, बी आएगा, ज्वाइन कर लेंगे 23,84,800 प्लस 7,49,933, ये आ गया 3,31,31,34,733, डिवाइड बाय कर देंगे 24,000 रुपए, ये आ गया 130.61 पर यूनिट। और लास्ट लास्ट कह रहा है कि एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से है, क्या कह रहा था लास्ट में, कहा कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट पर यूनिट होगा, अर्न करोगे 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो 24,000 यूनिट बेच रहे हैं और 10 के हिसाब से करेंगे तो 240 आएगी, 2,000 ऐड कर देंगे, 23,84,800 आ जाएगा 2,62,000, 26,24,800 डिवाइड बाई कर देंगे 24,000, 109.37 पर यूनिट। दोबारा बता देता हूं, पहला केस था सेम प्रॉफिट परसेंटेज का, दूसरा केस का सेम परसेंटेज का, तीसरा केस था जो एग्जिस्टिंग रेट्स में 25% बढ़ाकर दिखाओ, और चौथा केस था 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। सारा केस निकाल दिया दोस्तों हमने, ठीक है जी, क्लियर हो गया दोस्तों। पर एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर एक चीज मिस कर दी है, पर मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं करूंगा, क्वेश्चन आपको करके लाना है घर से। एक चीज मिस ये कर दी, जब हमने कहा था कि हमारा 20% जब प्रोडक्शन होता है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लगता है एडिशनल, ये हमने इंक्लूड नहीं करा। मतलब जब हम 2016-17 में हमारा सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक और लगेगा, एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लगना था, ये मैं भूल गया। चाहता तो इस वीडियो पूरी जो मैंने रिकॉर्ड करी इसको काट कर दोबारा बना सकता था, फिर वही चीज दोबारा समझानी पड़ती। भूल गए भाई, भूल गए, क्या दिक्कत है, कर देंगे दोबारा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहां पर इंक्लूड करना था दोस्तों इस वाले पे, क्योंकि क्या कहा था उसने कि अगर आप एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस खर्च करोगे 45,200 का, तो आपकी जो यूनिट है वो 20 से 24,000 बिकेगी।
तो मैंने कहा वो तो डाला नहीं, जिसमें 24,000 तो बढ़ा दी, पर 45,200 रुपए की यूनिट डाली नहीं। तब ये थोड़ा अटपटा सा आ रहा है 45,200। जब ये 45,200 समझ में आया 45,200 क्यों ऐड करेंगे। वो कह रहा था जो 20,000 यूनिट है ना, मैं भूल गया दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए तो भूल गए, बट आप मत भूलिएगा पेपर के अंदर, मैं तो भूल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन और भी और कर लेना प्रैक्टिस के लिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और कर लीजिएगा। अब हो गया तो भूल गया तो क्या दिक्कत। अब जब मैं आंसर चेक कर रहा था तो मैंने देखा आंसर तो मिसमैच कर रहा है, तो ध्यान दिया तो ये तो भूल ही गया मैं एडवर्टाइजमेंट डालना। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि यहाँ तो था पहले से ही, 20,000 यूनिट तो पहले से बिक रही थी। एडिशनल खर्चा करोगे 45,200 का तो 24 बिकेगी, तो ठीक है एडिशनल खर्चा करा तो 24 बिक गई, तो 24 के हिसाब से कैलकुलेशन करी, तो ये अब चेंज होकर क्या आ जाएगी, दोबारा कर लेना क्वेश्चन नंबर 23,84,800 था ना, 45,200 कर देंगे तो आ जाएगा 24,30,000 आ जाएगा। देखो अब बिल्कुल ठीक आ रहा है 24,30,000, और कुछ नहीं करना है इसमें 24,30 में, ये 24,30 यहां डालकर सारी कैलकुलेशन दोबारा कर देनी है। इस पहले में तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, दूसरे में चेंजमेंट आएगा क्योंकि इससे निकाला था, तीसरे में भी चेंजमेंट आएगा इससे, और चौथे में भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब पहले में जो पहले 5 लाख था तो इन दोनों को जोड़कर सारी कैलकुलेशन दोबारा कर दे एक बार, सारा पता तो है, हमें कर देते हैं जल्दी लगेगा, मिस्टेक भी मैंने ही कर दी। ये उतार लिया ना आपने, अगर उतार लिया तो कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिस के नाम पे दोबारा कर सकते हो भैया, पेपर आपको देना है, समझने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे, इतना टाइम थोड़ा, इतना ज्यादा कंज्यूमिंग टाइम थोड़ा लगेगा। अब सारी कैलकुलेशन मैं पहले कर चुका हूं दोस्त, तो मुझे कंज्यूमिंग टाइम नहीं लगने वाला। बस देखा एक चीज मिस करने पे, वो पढ़ते पढ़ते मिस हो गया भाई। देखो फेस टू फेस जब क्लास होती है ना, जब फेस टू फेस क्लास होती है तो कभी कोई चीज मिस हो जाती है तो सामने से बच्चे कह देते हैं, स्टूडेंट कह देते हैं कि सर ये रह गया यहाँ पर, इसको आप डाल लीजिए, तो वो है नहीं, कोई सामने कोई है नहीं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं। 24,30,000 आ रहा है सर, 24,30,000, 24,30,000 और 24,30,000, ठीक है। अच्छा पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले में था सेम प्रॉफिट, ठीक है, तो ये आ गया 29,30,000, और 29,30,000 को 24,30,000 में 5 लाख जोड़ देंगे, डिवाइड बाई कर देंगे 24,000, तो आ जाएगा 122.8। अब मैच कर लेना आपने, है ना, ठीक है। इसका देख लेते हैं, 10 रुपये पर यूनिट था तो 2,40,000, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। 24,30,000, बस ऊपर में थोड़ा अमाउंट यहाँ पर गड़बड़ आ गई होगी, 24,30,000 प्लस 2,40,000, ये आ जाएगा 26,70,000, और डिवाइडेड बाय 24,000 पर यूनिट आ जाएगा 111.25। इन दोनों में चेंजमेंट हुआ था, इन दोनों में ये हुआ था कि ये बन रहा था 25%, क्या बन रहा था ये 25 था ना, ये 20 था, ये 20 था प्रॉफिट टू सेल, तो प्रॉफिट टू कॉस्ट 25 बन रहा था, तो 24,30,000 का 25% निकाला, ये आ गया 6,07,500, और ऐड कर दिया, ये आ गया 30,37,500, और डिवाइड बाई कर दिया 24,000, ये आ गया 126.5625%। इसका देखो 24,30,000 का वो था 33.33 जब हमने चेंज करा था, इंक्रीज करा 25% से, 20% था प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो, 25% बढ़ाया तो 5 आया, तो 25 से इंक्रीज हुआ, और उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर ले 33.33, तो मल्टीप्लाई बाय 33.333333%, यह आ गया आपके पास 24,30,000, 81,000 आ गया, नहीं 8,10,000, जोड़ देंगे 24,30,000 में इसका 33.33% निकालो, या 1/3 कर दो, 8,10,000 आ रहा है, जोड़ दीजिए 32,40,000 आ रहा है, और डिवाइड बाय 24,000 कर लीजिए, 135 आ रहा है। लो भाई मैच कर लेना स्टडी मैथ्स आंसर, ठीक है। बस क्या हुआ, वहां थोड़ी मिस्टेक हो गई, वहां ये हुआ कि जो एडिशनल एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डाला नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से तो यूनिट बढ़ी थी, बस इतना सा। करना चाहे अपने हिसाब से भी कर सकते थे, बाकी मैंने करा दिया है। नेक्स्ट हमारी अभी 2 क्वेश्चन और पेंडिंग में रह गए, क्योंकि देखो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, चीजें समझानी जा रही हैं, क्योंकि अभी आपका बेस है, सब कुछ आपको समझाना है डिटेल में। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम तो ये पहले सीख चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पज ये है कि इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे, कैलकुलेशन ऐसी सीख लोगे, आगे जाकर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी सीखी होती है। इसलिए जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको क्लास दे रहा हूं, उस तरीके से उसी फॉर्मेट में क्लास देखिए, आगे पीछे मत करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फर्दर 2 क्वेश्चन करेंगे, और हमारे फर्दर 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो दिखा देता हूं एक बार आपको।
20 to 21। अब मेरा रह गया 20 और 16। ये अगली क्लास में भी 20 और 16 अकेले दो ही हो पाएंगे, ये भी बड़े बड़े क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।